तिलावत कुरान पाक से हम आगाज़ करते हैं आज के वेबिनार का। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ कनेक्ट करिए। بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। जैसा कि आज जो हमने वेबिनार प्लान किया हुआ है कराची टैक्स बार ने आप सबके लिए, वो है बेसिकली सेल टैक्स रिटर्न, जो कि सिंगल सेल टैक्स रिटर्न एफबीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया है। और जैसे कि आप सब वाकिफ़ ही होंगे कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स, खासकर हमारे बार मेंबर्स, उनके बेतहाशा सवालात हैं कि ये नया पोर्टल क्या चीज़ है और इसने पुराने पोर्टल को किस तरह से रिप्लेस किया, और जिस तरह के चैलेंजेस वक्तन फ़वक्तन बार मेंबर्स ने हम तक अब तक पहुँचाए हैं, हमसे कम्युनिकेट किए हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको टैकल करने के लिए कराची टैक्स बार ने तमाम बार मेंबर्स के लिए, और अदर देन नॉन मेंबर भी हमारे आज के, जो मुझे समझ आया कि नॉन मेंबर्स भी आज हमारा बड़ा प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं थ्रू यूट्यूब चैनल। तो उस पे ये कि आज का जो प्रोग्राम जो प्लान किया गया है वो प्राइमरीली इसी नए पोर्टल को डिस्कस करना, कि पोर्टल क्या चीज़ है, इसने किस तरह से तब्दीली लाया है पिछले पोर्टल से, और उसमें किस तरह के चैलेंजेस हमें फेस कर रहा है टैक्स पेयर इन रजिस्ट्रेशन और इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न, और इसके आने के बाद किस तरह से पुराना पोर्टल अब एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये नए पोर्टल पे क्या क्या चीज़ें। तो इसमें आज का सेशन हमने प्लान प्राइमरीली इसीलिए किया है कि ताकि हम एक तो वॉक थ्रू कर सकें नए वाले पोर्टल को, और इसमें जिस तरह के चैलेंजेस अगर हमें कोई फेस हो रहे हैं टैक्स पेयर को, तो वो इसका एक वॉक थ्रू के दौरान हमें भी आइडिया हो जाए कि किस तरह के चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आज के प्रोग्राम में कराची टैक्स बार की सीपी कमेटी के साथ साथ आज हमारे प्रेसिडेंट साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, और उनके भी हम व्यूज़ उनके भी लेंगे इस पोर्टल के ऊपर, इस वेबिनार के ऊपर। बट फॉर टू स्टार्ट दिस वेबिनार फॉर्मली, I would request Abdul Wahab Saab. Abdul Wahab Saab is a committee member, subcommittee member of, is a convener, fiscal law committee, members facilitation committee के convener है, और बार के काफ़ी एक्टिव मेंबर है। पिछले 8-10 साल से वो बार के साथ कंटिन्यूसली किसी न किसी कमेटी के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और इसमें इनका अपनी भी एक कंसल्टेंसी फर्म है जिसमें वो बड़ा एक्टिवली सेल टैक्स के रिटर्न्स, इनकम टैक्स के रिटर्न्स अपने कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। तो हमने इनको बड़ा शॉर्ट नोटिस पर रिक्वेस्ट की, कंसिडरिंग कि जो इशू आजकल चल रहा है बड़ा हॉट इशू है, तो इस पर हमने इनको रिक्वेस्ट की कि वो अपनी जो भी नॉलेज है इस नए पोर्टल के मुतालिक वो हम सबसे शेयर करें, खासकर बार मेंबर से शेयर करें, और उसके जो भी चैलेंजेस उनको अब तक आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो गए हैं वो हमसे शेयर करें, और अगर उसका कोई वर्केबल सोल्यूशन उनके जहन में है जिनको लगता है कि ये सोल्यूशन हो सकता है या ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है, तो वो सोल्यूशन हमसे शेयर करें ताकि तमाम बार मेंबर की सहूलत हो सके। और अगर कोई चीज़ ऐसी अगर हम आइडेंटिफाई होती है आज के सेशन में कि ड्यूरिंग द सेशन या आप लोग के वैसे सब्सिक्वेंटली अगर सवाल या कोई ऐसे पॉइंट्स ध्यान में आते हैं कि जिस पे आप समझते हैं कि कोई रेक्टिफाइबल या रेमेडियल एक्शन होना चाहिए एफबीआर की तरफ से या किसी भी सूबाई हुकूमत की तरफ से, तो आई वुड वेलकम कि हम वो इश्यूज को कहीं एक जगह सॉर्ट आउट करें, जॉट डाउन करें, ताकि उसके लिए अगर कोई करस्पॉन्डेंस होनी है किसी से, अगर हमने एफबीआर में लिखना है या बात करनी है, कोई कम्युनिकेशन करनी है उन इश्यूज के रेजोल्यूशन के लिए, तो बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन वी ऑल शुड बी इन अ पोजीशन कि वो इश्यूज हमारे पास आइडेंटिफाइड हो, उसके कोई वर्केबल सॉल्यूशंस भी अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो वी कैन डेफिनेटली अप्रोच देम एंड से कि इसमें ये मसले मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, इसका इमीडिएटली रेजोल्यूशन चाहिए। अदरवाइज यू ऑल नो कि इसकी जो डेडलाइन है वो बड़ी नियर है, तो उस डेडलाइन से पहले पहले हमारे पास अगर कोई चैलेंजेस हैं तो उसकी कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज्म डिवाइस हो सके। तो फॉर ऑल दीज पर्पजेस आज का वेबिनार हमने कोशिश की है, कराची टैक्स बार ने कोशिश की है कि आप सबकी सहूलत के लिए ये ऑर्गेनाइज किया है। और विद दिस आई वुड रिक्वेस्ट अब्दुल वहाब
तो प्लीज प्रोसीड विद दिस वेबिनार। और वी आर थैंकफुल टू हिम। उन्होंने बड़े हमसे जो है एक चीज और हमारे कहने पे उन्होंने जो एग्री की है वो ये कि उन्होंने जो वेब पोर्टल का ऑनलाइन पोर्टल जिस तरह से अवेलेबल है उसका एक ऑनलाइन रन थ्रू वो लेके चलेंगे, किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह की विजिबिलिटी है उस पोर्टल की, उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं हमने, और किस तरह से डाटा को अपलोड करना है। और आई थिंक टिल सबमिशन तक जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है उन सब का बेसिक लेवल से वो स्टार्ट करके और एंड तक लेके जाएंगे। और किसी का कोई सवाल है तो लेट्स सी कि वो सवाल हम उसी वक्त पिकअप कर सकते हैं या एट द एंड ऑफ द वेबिनार उस सवाल को, तमाम सवाल को एक साथ हम इकट्ठा टेकअप करें, वो देख लेंगे उस सवाल की नौयत के हिसाब से। बाकी आई नाउ आई वेलकम एंड आई रिक्वेस्ट अब्दुल वहाब साहब टू प्लीज कंटिन्यू विद दिस सेशन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी दिलचस्पी का इजहार किया इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ मैं कराची टेक्स बार का खुसूसन हमारे प्रेसिडेंट ज़ीशान मर्चेंट साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट महमूद बिकिया जो कि सीपी कमेटी के कन्वीनर भी हैं, और हमारे सेक्रेटरी जनरल फाइक साहब का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस हॉट टॉपिक पर अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं आप सब लोगों के साथ। तो क्योंकि वक्त काफ़ी कम था इसलिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना पाया, इसलिए हमने डिसाइड ये किया था कि एक लाइव यूज़र की एफबीआर के क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हुए हम लाइव इसको गो थ्रू करेंगे कि ये पूरा पोर्टल किस तरह से यूज़ करना है और सेल्स टैक्स रिटर्न जो नया एफबीआर ने लॉन्च किया है इसे किस तरह से आप फाइल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न है क्या। ये एक अरेंजमेंट की जानी थी एफबीआर और तमाम प्रोविंसेस के दरमियान कि टैक्स पेयर को फैसिलिटेट किया जाए। एक टैक्स पेयर जो एक रिटर्न के बजाय 6 या 7 सेल टैक्स रिटर्न जमा कराना पड़ता है एक टैक्स पेयर को, उसको कम करके सिर्फ एक सेल्स टैक्स रिटर्न पर लेकर आया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लीगल इश्यूज, लीगल चैलेंजेस हैं, इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हैं और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के अपने कुछ कंसर्न्स हैं जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सके। रिजल्टिंगली अभी तक जो सेल्स टैक्स रिटर्न, सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न है वो सिर्फ वही रिटर्न है जो हम फेडरल का सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाते थे पहले e.fbr.gov.pk पे। तो अभी आपको सिर्फ जो लोग फेडरल का सेल्स टैक्स रिटर्न e.fbr.gov.pk पर सबमिट करते थे अब वो आयरिस पर अपना रिटर्न सबमिट करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न्स आप पहले जिस तरह उनके रेलेवेंट पोर्टल्स पर जमा करवाते थे उनको उसी तरह रेलेवेंट पोर्टल्स पर जमा करवाएंगे तब तक के वो तमाम प्रोविंसेस इस सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न को ऑप्ट नहीं कर लेते और सारे लीगल चैलेंजेस को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये फेडरल का सेल्स टैक्स रिटर्न किस तरह से सबमिट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। ये आई होप कि आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हैं। लॉगिन होते ही जो टॉप का मेन्यू बार है, अच्छा एक चीज, सेल्स टैक्स रिटर्न की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले सेल्स टैक्स रिटर्न में हमारा जो e.fbr.gov.pk पर हम सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करते थे उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता था कि हम एनेक्सर सी में अपनी सेल्स इनवॉइसेस डिक्लेयर करते थे।
और उन सेल्स इनवॉइसेस को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते थे। एक तो ये कि ऑनलाइन डेटा पंच कर सकते थे हम एनेक्सर सी में जाके। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होता था कि हम एक्सेल की फाइल पे अपना सारा डेटा पंच करके उस एक्सेल की फाइल को एनेक्सर सी में अपलोड करके उसे सबमिट कर दिया करते थे। लेकिन पिछले पोर्टल में एक ड्रॉबैक ये था कि आपको अपनी सेल्स रिपोर्ट करने के लिए मंथ एंड तक का वेट करना पड़ता था। ऑल्टरनेट ऑप्शंस ऑल्दो आपके पास था कि आप एक्सेल फाइल पर अपना सारा डेटा डेली बेसिस पे या वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस पे अपना सेल्स का डेटा सारा उस पर पंच करके उसे जैसे ही नया सेल्स टैक्स रिटर्न मंथ के स्टार्टिंग पर ओपन होता है तो उस पर आप अपलोड कर सकते थे। लेकिन उसके लिए भी आपको मंथ एंड का वेट करना पड़ता था। लेकिन ये जो नया पोर्टल, नया सेल्स टैक्स रिटर्न जो एफबीआर ने लॉन्च किया है, इसमें आपको एक ये फैसिलिटी दी गई है कि आप डेली बेसिस पर अपनी सेल्स इनवॉइसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाकर। आपको मंथ एंड का वेट नहीं करना। आप चाहें, ये टैक्स पेयर के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो डेली बेसिस पर अपनी इनवॉइसेस को लॉक करना चाहे तो वो कर सकता है, वीकली बेसिस पर करना चाहे तो कर सकता है, फोर्टनाइटली करना चाहे तो कर सकता है, या मंथली जैसे पहले कराते आ रहे थे वैसे करवाना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और ये कहाँ पर मौजूद है, इसे किस तरह से यूज करना है, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आयरिस पे लॉगिन होने के साथ ही जो हमारे पास मेन मेन्यू बार होता है जहाँ रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन और एसेट डिक्लेरेशन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसी की रो में सेकंड लास्ट एक नया बटन ऐड किया है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। उस पे एफबीआर ने स्टेरिक भी मार्क किया हुआ है और वो ब्लिंक भी कर रहा है, ये डिनोट करने के लिए कि ये नया मॉड्यूल लॉन्च किया गया है आयरिस पर। तो जैसे ही हम इनवॉइस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे हमें एक ही लाइन आइटम नजर आएगा, सेल्स लेजर। इस सेल्स लेजर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब ये विंडो क्या चीज है? इस विंडो में ऊपर टॉप का जो पार्ट है, इसकी हेडिंग है इनवॉइस सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अब ये जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर उस टैक्स पेयर का है जिस टैक्स पेयर का सेल्स टैक्स रिटर्न भरा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपकी सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स और डोमेस्टिक परचेजेस यहाँ पर अपेयर होंगी। और याद रखिए, डोमेस्टिक परचेजेस में भी सिर्फ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो सिर्फ अनरजिस्टर्ड परचेजेस आप यहाँ पर अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड परचेजेस आपकी एनेक्सर ए में ऑटोमेटिकली अपेयर होंगी जब आपका सप्लायर अपना एनेक्सर सी सबमिट करेगा। तो उसके बाद डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सर्च इनवॉइसेस। ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट आपको दिया गया है कि अगर आपको कोई इनवॉइस सर्च करके उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अपनी सारा सेल्स का डेटा आपने पंच करके अपलोड कर दिया है थ्रू एक्सेल फाइल या ऑनलाइन एंट्री के थ्रू अगर आपने डेटा पंच कर दिया है, अब बाद में आप ड्यूरिंग द रिव्यू बिफोर सबमिशन ऑफ रिटर्न रिव्यू के दौरान अगर आपको पता चलता है कि कोई इनवॉइस में कुछ एरर है या कोई किसी इनवॉइस में अमेंडमेंट की जरूरत है, तो आप इस सर्च के ऑप्शन को यूज करते हुए उस इनवॉइस को यहाँ पर फाइंड आउट करके डायरेक्टली उस पर जाके अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट भी हम किस तरह से करते हैं इसे हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल उसके बाद जो इनवॉइस आपको ऐड करनी है वो कैसे करनी है। इनवॉइस ऐड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऐड इनवॉइस का एक बटन मौजूद है। हम इस ऐड इनवॉइस पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब इस नई विंडो को डिस्कस करते हैं। ये क्या है? इनवॉइस डिटेल्स। आप अपनी हर इनवॉइस की डिटेल यहाँ पर पंच करेंगे। अगर आप ऑनलाइन एंट्री करना चाहते हैं तो
एक्सेल फाइल के थ्रू किस तरह करेंगे वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमें ऑनलाइन पंचिंग किस तरह से करनी है। ऑनलाइन पंचिंग के लिए देखें, टॉप पे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं जहां पर टिक बॉक्सेस बने हुए हैं, एक परचेजेस और एक सेल्स। तो पहले हम देखेंगे कि हम अपनी सेल्स इनवॉइस किस तरह से रिपोर्ट करेंगे एफबीआर को। एफबीआर को सेल्स इनवॉइस रिपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अब जो मेजर डिफरेंस है, पहले पोर्टल में किस तरह से हम इनवॉइस पंच करते थे और नए पोर्टल में हम किस तरह से इनवॉइस पंच करेंगे, तो उसमें सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो है बायर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्लिक CNIC। आप में से जितने लोग e.fbr.gov.pk पे सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं, उन्हें बखूबी मालूम होगा कि हमें सेल्स इनवॉइसेस को रिपोर्ट करते वक्त बायर का NTN नंबर अलॉन्ग विथ चेक डिजिट डालना पड़ता था। उसके बरक्स नए सिस्टम में आपको यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर आपका बायर इंडिविजुअल है या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो उस सूरत में आप इंसर्ट करेंगे उसका CNIC नंबर विदाउट डैशेस। जैसे ही आप CNIC नंबर पंच करके आगे बढ़ेंगे, बायर का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। बायर का नेम, अब यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स डाली हैं, तो यहाँ पर मेरा नाम ऑटोमेटिकली आ गया है। और बायर टाइप, टैक्स पेयर टाइप, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बायर, आपका जो बायर है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो इंडिविजुअल के केस में आपको CNIC नंबर डालना है, और AOP और कंपनी के केस में आपको डालना है NTN नंबर। NTN नंबर आप किस तरह से डालेंगे? विदाउट चेक डिजिट। 7 डिजिट्स का जो आपका NTN नंबर है, यहाँ पर आपको एक और चीज का ख्याल रखना है कि जिन एंटिटीज का NTN नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 0 के साथ आपको 7 डिजिट्स पंच करने, 0 को आपने ओमिट नहीं करना। और एक और चीज का ख्याल रखिएगा कि इस पहले जो पोर्टल में NTN नंबर पंच किया जाता था, वो चेक डिजिट को हटा के जो आखिरी लास्ट डिजिट होता था, जो 8 डिजिट हो जाता था, वो डैश को हटा के हम लास्ट चेक डिजिट उसमें पुट कर देते थे। लेकिन नए सिस्टम में हमें इस तरह से नहीं करना। आपको सिंपली शुरू के जो NTN नंबर का जो आपके शुरू के जो 7 डिजिट्स होते हैं, आपको सिर्फ वो पंच करने हैं इन केस ऑफ कंपनीज एंड AOPs। NTN नंबर या CNIC नंबर, जो कि अब रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाता है आपका, वो पंच करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है इनवॉइस टाइप। अब इनवॉइस टाइप में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, सेल्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। फिलहाल हम सेल्स इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है इनवॉइस नंबर। आपने इनवॉइस नंबर डाल दिया। उसके बाद इनवॉइस डेट। अब इनवॉइस डेट में आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप मैनुअल टाइप कर लें, या साइड में एक कैलेंडर का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करके आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह है जिस तरह से हम विथहोल्डिंग के स्टेटमेंट में डेटा पंच कर रहे होते हैं, उसी तरह है। तो अभी क्योंकि हम दिसंबर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से पीछे बैक पे जाएंगे। 1 दिसंबर 2021 मैंने डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 मैंडेटरी फील्ड्स दी गई हैं। सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस ऑफ सप्लायर, कि सप्लायर ने जिस प्रोविंस में सेल्स सप्लाई दी है, वो प्रोविंस आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कौन कौन से प्रोविंसेस आ रहे हैं? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान, कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। हमने एक सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस ऑफ सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मैंडेटरी फील्ड आती है डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई। डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई मींस सप्लाई जिस प्रोविंस में दी जा रही है।
अगेन यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है, वहां पर वही सेम 7 ऑप्शंस आपके पास दिए गए। उन 7 में से जो भी रिलेवेंट जिस प्रोविंस में सप्लाई दी गई है उस प्रोविंस को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास आती है सेल टाइप। ये जो सेल ट्रांजैक्शन हुई है ये किस टाइप की है? क्या ये चार्जेबल टू टैक्स एट स्टैंडर्ड रेट है? क्या ये गुड्स एट रिड्यूस्ड रेट हैं? क्या ये जीरो रेटेड गुड्स हैं? क्या ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं? क्या वो इलेक्ट्रिक सप्लाई टू रिटेलर्स है? क्या वो सिम कार्ड है? गैस टू सीएनजी स्टेशंस, मोबाइल फोन्स, री-रोलेबल स्क्रैप बाय शिप ब्रेकर्स, प्रोसेसिंग ऑब्लिक कन्वर्जन ऑफ गुड्स, थर्ड शेड्यूल गुड्स, गुड्स फेडरल सब्जेक्ट टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन सेल्स टैक्स मोड, सर्विसेज सब्जेक्ट टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन सेल्स टैक्स मोड। अब यहाँ पर एक अक्सर क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर्विसेज का तो ये रिटर्न है नहीं, तो फिर यहाँ पर सर्विसेज क्यों दी गई हैं? तो उनको मैं ये बताता चलूं कि सर्विसेज जो फेडरल कैपिटल टेरिटरी में है और जो टैक्स पेयर सर्विस जो सर्विस प्रोवाइडर फेडरल कैपिटल टेरिटरी से ऑपरेट कर रहे हैं वो क्योंकि एफबीआर में ही रजिस्टर्ड होते हैं तो वो अपना रिटर्न एफबीआर को ही सबमिट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा जैसे ही प्रोविंसेस भी इस प्रोजेक्ट में अपने आप को इनरोल करवाएंगे तो उसके बाद सर्विसेज सेक्टर भी इसी ऑप्शन को एक्सरसाइज करके अपनी सेल्स रिपोर्ट करता रहेगा। आगे उसके बाद सर्विसेज एग्जेम्प्ट गुड्स, डीटीआरई गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीमेंट, कंक्रीट ब्लॉक्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, स्टील मेल्टिंग एंड री रोलिंग, शिप ब्रेकिंग एंड पोटेशियम क्लोरेट। तो अभी हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग हम गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट को सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट को जैसे ही सेलेक्ट किया हमारे पास अगला जो पार्ट है इनवॉइस डिटेल का वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है एचएस कोड डिस्क्रिप्शन। एचएस कोड डिस्क्रिप्शन जैसे पहले हमें पंच करना पड़ता था वैसे ही हम अगेन एचएस कोड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्स दिया गया, आप चाहे तो इसको टाइप भी कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं या चाहे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ये एचएस कोड डिस्क्रिप्शन पे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट एक है। हम चाहें तो यहाँ से स्क्रॉल बार को यूज करते हुए उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं और टाइम सेविंग जो होता है वो बेहतर यही होता है कि आप यहाँ पर टाइप करें तो फौरन से आपका रिलेवेंट एचएस कोड आपके सामने अपेयर हो जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद क्योंकि हमने गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है सेल टाइप में, तो यहाँ पर एक ही सेल्स टैक्स रेट आ रहा है जो कि है 17%। हमने सेल्स टैक्स रेट को सेलेक्ट किया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब जो आपकी सप्लाई है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? केजी, नंबर्स, पीसेस, मैट्रिक टन्स। यहाँ पर अगेन ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है। इसमें तमाम के तमाम वही ऑप्शंस हैं जो इससे पहले e.fbr.gov.pk पे रिटर्न फाइल करते वक्त एनेक्सर सी में हमारे पास जो ऑप्शंस आते थे सेम वही ऑप्शंस यहाँ पर भी मौजूद है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक सिर्फ मैं जो डिफरेंस यहाँ पर आया है वो मैं आपको बता दूं कि पिछले पोर्टल पे पीसेस का एक अलग से लाइन आइटम हुआ करता था, उसकी जगह पर यहाँ नए पोर्टल में नंबर्स, पीसेस, यूनिट्स, इन तीनों यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स को, तीनों लाइन आइटम्स को एक ही जगह कंसोलिडेट कर दिया गया है। तो अब क्योंकि अगर आप पहले पीसेस के लिए सिर्फ पी टाइप करके पीसेस को सेलेक्ट कर लिया करते थे, अगर आप वो करेंगे तो आपको पीसेस
अभी भी नजर आ जाएगा, ये नंबर्स, पीसेस, यूनिट्स। तो आपने सिर्फ पहला लेटर या कोई भी एक लेटर टाइप करना है, तो रिलेवेंट आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर हम क्वांटिटी जो भी आपकी एक्चुअल इनवॉइस के हिसाब से है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स आपने यहाँ पुट कर दी। अब जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास सेल्स टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा, सेम वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था। उसके बाद फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स यहाँ पर क्यों कंप्यूट हुआ, क्योंकि जो बायर है, जिस बायर की डिटेल्स मैंने डाली हैं वो सेल्स टैक्स पे अनरजिस्टर्ड है, तो फर्दर टैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्ज हो गया। अब अगर ये आपके डिस्क्रिप्शन पर है, ये फील्ड जो है एक्टिव है, आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर एज पर लॉ आपकी जो सेल्स है वो चार्जेबल टू फर्दर टैक्स नहीं है तो आप उसको मैनुअली 0 कर सकते हैं। उसके आगे अगर आपने आपकी प्रोडक्ट्स 0 रेटेड हैं या रिड्यूस रेट की गुड्स हैं या थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट हैं, तो आपको सेल्स टाइप पे वो रिलेवेंट लाइन आइटम सेलेक्ट करना है और यहाँ से SRO, शेड्यूल नंबर और आइटम नंबर सेम उसी तरह से सेलेक्ट करना है जैसे आप पिछले पोर्टल में आज से पहले करते आए। अच्छा, अब जैसे ही हमने ये इनवॉइस की डिटेल्स हमने डाल दी, इसको हम सेव आइटम पे क्लिक करेंगे। ये सेव आइटम पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास ये इनवॉइस यहाँ पर सेव हो गई। अब इस विंडो को हम करते हैं क्लोज, ये विंडो क्लोज हो गई। अब जब जैसे ही मैंने विंडो क्लोज की, यहाँ पर देखें मेरे पास कुछ डेटा ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो डोमेस्टिक सेल्स एंड परचेज इनवॉइसेस हैं ये क्या हैं? सबसे टॉप पे जो मैंने मोस्ट रिसेंट जो इनवॉइस मैंने यहाँ पर पंच की है वो ये यहाँ पर आ गई। इसके कॉलम क्या है? सीरियल नंबर, स्टेटस इसका वैलिड है, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने इसको वैलिडेट कर दिया जैसे ही मैंने इनवॉइस पंच की। उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, बायर का नेम, सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर, सेलर नेम, सेल टाइप, उसके बाद सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस, डेस्टिनेशन ऑफ सप्लायर, उसके बाद रेट, क्वांटिटी, HS कोड, वो तमाम की तमाम डिटेल्स जो हमने अभी पंच की थी थ्रू ऑनलाइन डेटा एंट्री, वो तमाम की तमाम डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद होंगी। इसके अलावा परचेजेस, आपका सप्लायर, किसी टैक्स पेयर का सप्लायर जब अपने सेल्स इनवॉइस रिपोर्ट करेगा और अपना एनेक्सर C सबमिट कर देगा, तो वो तमाम इनवॉइसेस भी आपकी यहाँ पर अपेयर हो जाएंगी। याद रखिए, परचेज इनवॉइस जो है वो अगर आपकी रजिस्टर्ड परचेज है तो उसे आप यहाँ पर पंच नहीं करेंगे। इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप अपनी सिर्फ अनरजिस्टर्ड परचेजेस पंच करेंगे। जो रजिस्टर्ड परचेजेस हैं वो आपका सप्लायर अपनी इनवॉइस मैनेजमेंट में जाके अपनी सेल्स इनवॉइस डिक्लेयर करेगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न में वो आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में उस परचेज इनवॉइस को ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। अब यहाँ पर आपको नजर आ रही है एक इनवॉइस परचेज की जो कि इस टैक्स पेयर ने क्लेम की हुई है। इसके कॉलम्स क्या है? सीरियल नंबर, स्टेटस इसका क्लेम्ड आ रहा है क्योंकि ये एनेक्सस A में जाकर क्लेम हो चुकी है, इसलिए इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप यहाँ पर परचेज इनवॉइस, इनवॉइस डेट, उसके बाद बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है यहाँ पर, ये वही रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है। बायर नेम, सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर, सेलर नेम, सेल टाइप, अगेन सेल origination province of supplier, destination of supplier, rate, quantity, HS code, unit of measurement, value of sales excluding sales tax, फिर उसके बाद sales tax, तमाम की तमाम डिटेल्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होंगी। ये तो बात हो गई सेल्स इनवॉइस की। अब अगर हमारे पास अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस हैं
तो वो किस तरह से पंच करेंगे। अगेन जैसे हमने सेल्स इनवॉइस अपनी रिकॉर्ड की थी, इसी तरह हम ऐड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टॉप पे जो बाय डिफॉल्ट सेल्स पर टिक मार्क हुआ है, इसे हम परचेजेस पे टिक करेंगे। जैसे ही परचेजेस पे हमने टिक किया, हमारे पास नीचे की डिटेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो गई अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट टाइप। पहले यहाँ पर बायर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्लिक CNIC लिखा हुआ था, अब यहाँ पर सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्लिक CNIC लिखा हुआ है। पहले बायर नेम था, अब सेलर नेम है। पहले बायर टैक्स पेयर टाइप था, अब सेलर टैक्स पेयर टाइप है। तो अगेन यहाँ पर हम सेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। ये जैसे ही मैंने बायर का रजिस्ट्रेशन सेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, सेलर का नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पर सेलर का नेम ऑटोमेटिकली कैसे फैच हुआ? सेलर का नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसलिए फैच हुआ क्योंकि इस पर्टिकुलर सेलर के पास NTN तो है, मतलब वो FBR के पास रजिस्टर्ड तो है, NTN तो बना हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन हुई भी है, लेकिन सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके पास। अब क्योंकि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर सेलर टैक्स पेयर टाइप में अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ आ गया। और क्योंकि हम यहाँ पर अनरजिस्टर्ड सप्लायर की ही डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब आपको उस एक पर्टिकुलर इनवॉइस की एंट्री यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सप्लायर से कहेंगे और आपका सप्लायर अपने सेल्स टैक्स रिटर्न में उस इनवॉइस को डिक्लेयर करेगा, जो कि आप ऑटोमेटिकली एनेक्सर A में जाके फेच करेंगे। वो किस तरह से करनी है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो अनरजिस्टर्ड परचेज हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे थे, हम सेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अगर आपका सेलर FBR के पास रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो उसका नाम भी यहाँ पर नहीं आएगा। उसका नाम फिर आपको यहाँ पर खुद से टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इनवॉइस टाइप। इनवॉइस टाइप में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, परचेज इनवॉइस, दूसरा सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग। अगर आप चाहें तो सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग, अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो आप सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग को सेपरेटली भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, या चाहें तो परचेज इनवॉइस के साथ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर परचेज इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर यहाँ पर पुट करेंगे, देन अगेन इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट के बाद अगेन वही एक्सरसाइज जो हमने सेल्स रिपोर्ट करते वक्त की थी, सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस, डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, देन अगेन परचेज टाइप। आपकी जो ये गुड्स आपने परचेज की हैं, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से की हैं, क्या वो चार्जेबल टू टैक्स एट स्टैंडर्ड रेट है, क्या वो रिड्यूस्ड रेट गुड्स हैं, क्या वो जीरो रेटेड गुड्स हैं, क्या वो एग्जेम्प्ट गुड्स हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम एग्जेम्प्ट गुड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जेम्प्ट गुड्स हमने सेलेक्ट की, इसके बाद आपने अगेन अपना रिलेवेंट HS कोड डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट किया। रेट में यहाँ पर ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट आ गया क्योंकि हमने ऊपर एग्जेम्प्ट गुड्स को सेलेक्ट किया हुआ है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगेन आपने रिलेवेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट किया, फिर क्वांटिटी इंसर्ट की और उसके बाद वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स आपने पुट कर दी। जैसे ही हमने वैल्यू पुट की, आगे की फील्ड्स ऑटोमेटिकली जीरो रह गई। क्यों? क्योंकि ये परचेज हमारी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से है। सेकंड कि ये हमने एग्जेम्प्ट गुड्स यहाँ पर पंच की हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। मैं एग्जेम्प्ट गुड्स को यहाँ से हटा के गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट को सेलेक्ट किया, यहाँ की फील्ड्स दोबारा रीसेट हो गई। मैंने रिलेवेंट HS कोड सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेल्स टैक्स का रेट 17% सेलेक्ट किया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट किया, क्वांटिटी इंसर्ट की। अब वैल्यू ऑफ परचेज जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो यहाँ पर आपके पास सिचुएशन दूसरी आ जाएगी। दूसरी सिचुएशन क्या आ गई आपके पास कि सेल्स टैक्स 0, फिक्स रिटेल वैल्यू 0, सेल्स टैक्स एज विदहोल्डिंग एजेंट।
अब ये जो सेल्स टैक्स एट विदहोल्डिंग एजेंट आपके पास आ रहा है, ये यहाँ पर रिटर्न में इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में ये एक प्रॉब्लम है जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया प्राल की तरफ से, जिसके लिए हमें अगेन प्राल को अप्रोच करना पड़ेगा कि इस फील्ड को जो है वो एक्टिव किया जाए और नॉन मैंडेटरी किया जाए। इस वक्त हो ये रहा है कि बीइंग अ टैक्स पेयर नॉट नेसेसरी कि मैं सेल्स टैक्स का विदहोल्डिंग एजेंट हूँ। इस वक्त सेल्स टैक्स का विदहोल्डिंग एजेंट कौन है? सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड गवर्नमेंट एंटिटीज। जो इंडिविजुअल है या एओपी है वो सेल्स टैक्स का विदहोल्डिंग एजेंट अब नहीं रहा। लेकिन इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में एक जो ड्रॉबैक यहाँ पर इस वक्त जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है कि जैसे ही हम अनरजिस्टर्ड सप्लायर की परचेज यहाँ पर पंच करते हैं तो सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर रहा है, और ये मैंडेटरी फील्ड है। मैंडेटरी फील्ड का मतलब ये है कि अगर मैं इसको जीरो करना चाहूं तो सिस्टम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर मैं इसे दोबारा लायबिलिटी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ विद सेल टैक्स विदहोल्डिंग और मैं सेव आइटम पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी लाइन आइटम यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी और ये देखें इनवॉइस सेव्ड सक्सेसफुली। जैसे ही मैंने सेव आइटम पे क्लिक किया वो इनवॉइस सेव हो गई यहाँ पर, और वो तमाम की तमाम डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे सामने आ गई। अच्छा, अब हम इसे क्लोज करते हैं। जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये, क्योंकि हमारी जो मोस्ट रीसेंट डेटा पंचिंग थी वो ये परचेज इनवॉइस थी जो अभी हमने आपके सामने परचेज इनवॉइस ऐड करके मैंने दिखाई। सीरियल नंबर 1, स्टेटस वैलिड, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, अगेन बायर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर। goods at standard rate, sale type, sale origination, province of supplier, destination of supplier, rate, quantity, HS code, unit of measurement, value of sales excluding sales tax, उसके बाद sales tax withheld at source। ये जो एक इशू अनरिजॉल्व है ये अभी तक यहाँ पर मौजूद है। आई होप के बाय द एंड ऑफ 15th of January ये इशू रिजॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर कोई रिमीडियल एक्शन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो हो गई कि सेल्स और अनरजिस्टर्ड परचेज किस तरह से हम ऑनलाइन डेटा एंट्री के थ्रू पंच कर सकते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे होते हैं जिनके रिकॉर्ड्स थाउजेंड्स में होते हैं तो वो 1 बाय 1 एक एक इनवॉइस इस तरह से पंच नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आएंगे तो ये डाउनलोड सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट, इस बटन को आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ये आपके पास एक नई विंडो अपेयर हो जाएगी। इस विंडो में सबसे एंड में सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट का बटन दिया गया है, यहाँ से आप अपनी सेल्स इनवॉइस को डाउनलोड करेंगे। अब ये सेल्स इनवॉइस की टेम्पलेट किस तरह की है मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है।
ये एफबीआर ने सेल्स इनवॉइसेस रिपोर्ट करने के लिए आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड की है। इसे किस तरह से यूज करना है, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो टेम्पलेट है ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स को रिपोर्ट करने के लिए दी गई है। डोमेस्टिक सेल्स का मतलब ये हो गया कि जो आपकी लोकल सप्लाई है, आप इस एक्सेल फाइल के थ्रू सिर्फ उस लोकल सप्लाई को ही, इसका डेटा ही इसमें पंच कर सकते हैं। रजिस्टर्ड परचेजेस का डेटा आपका सप्लायर पंच करेगा, वो आप उसे ऑटो फैच करेंगे एनेक्सचर ए में जाके। अनरजिस्टर्ड परचेजेस जो हैं वो आपको मैनुअली ही पंच करनी पड़ेंगी। आइडियली होना ये चाहिए था कि प्राल की तरफ से अनरजिस्टर्ड परचेजेस के लिए भी कोई एक्सेल वर्जन मिलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तो जो चीज अभी हमारे पास अवेलेबल है हम उसी को यूज करेंगे और अनरजिस्टर्ड परचेजेस हमें ऑनलाइन डेटा एंट्री के थ्रू ही पंच करनी पड़ेंगी। जो सेल्स है आपकी डोमेस्टिक सेल्स, वो आप एक्सेल फाइल के थ्रू पंच कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, आपने एक्सेल फाइल डाउनलोड की, अब इसे यूज किस तरह करना है, सबसे पहले आपको डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरह डालेंगे, अगर टैक्स पेयर इंडिविजुअल है तो वो अपना CNIC नंबर पुट करेगा, और अगर टैक्स पेयर AOP या कंपनी है तो वो अपना NTA नंबर विदाउट चेक डिजिट यहाँ पर पंच करेगी। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना NTA नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही मैंने पुट किया, तो ये जो डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइस की हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर था वो ग्रीन से ऑरेंज हो गया है, और ये जो वैलिडेट का एक बटन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये ब्राउन कलर का हो गया है। ये ब्राउन कलर ये डिटोनेट करता है कि आपने अब तक जितना भी डेटा पंच किया है उसे आप वैलिडेट करें। अब जैसे ही मैं वैलिडेट का बटन दबाऊंगा तो ये सारे पीछे डोमेस्टिक ऊपर मेन हेडिंग का भी बैकग्राउंड ग्रीन हो गया और ये वैलिड का बटन भी ग्रीन हो गया। ये वैलिड क्या डिनोट करता है कि जो मैंने सेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सितंबर 2021, जबकि हम रिटर्न किसका फाइल करेंगे, इस नए पोर्टल के थ्रू दिसंबर का। तो अब दिसंबर का टैक्स पीरियड यहाँ पर किस तरह से आएगा, अगर मैं यहाँ पर 2021 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये नंबर्स भी आपके सामने कुछ और ले आएगा और इसको वैलिडेट भी नहीं करेगा। ये देखिए ये इनवैलिड आ गया। तो अब आपको टैक्स पीरियड किस तरह डालना है, टैक्स पीरियड डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पीरियड डालने के लिए आपको एग्जैक्ट डेट डालनी है जिस मंथ का सेल्स डेटा आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आप एग्जैक्ट डेट कौन सी डालेंगे, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप मंथ की फर्स्ट डेट आप डाल दें। तो यहाँ पर मैं 01-12-2021 पुट करूंगा। ये यहाँ पर डेटा फिर से चेंज कर दिया गया है। कल तक ये इसकी प्रेजेंटेशन कुछ और थी, यहाँ पर अब हमें मंथ डालना है। पहले मंथ डालेंगे, देन स्लैश, देन 01, देन 2021। अब ये देखें, अब टैक्स पीरियड तो हमारे पास सही आ गया 2021-12, लेकिन अभी भी इनवैलिड रिकॉर्ड्स यहाँ पर एक शो हो रहा है। वो क्यों हो रहा है उसका रीजन ये है कि टैक्स पीरियड यहाँ पर दिसंबर है, जबकि यहाँ पर जो एक टेस्ट डेटा इस सैंपल फाइल में ऑलरेडी मौजूद है उसमें जो डेट है वो सितंबर की डली हुई है। तो अब हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और टैक्स पीरियड हमने समझ लिया कि किस तरह से पुट करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर पर। रजिस्ट्रेशन नंबर अगेन, अगर आपका बायर
इंडिविजुअल है तो उसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, CNIC नंबर, देन उसका नेम, रजिस्टर्ड टाइप में आप यहाँ पर खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि आपका जो बायर है वो रजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि ये बायर अनरजिस्टर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स टैक्स। फिर उसके बाद सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस ऑफ सप्लायर, आपने रिलेवेंट प्रोविंस सेलेक्ट किया, देन अगेन डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई वो आपने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, जैसे आपको ऑनलाइन डेटा एंट्री पंच करते वक्त ऑप्शंस दिए गए थे, वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स की सूरत में आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पर सिर्फ एक एडिशनल ऑप्शन आपके पास मौजूद है, सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉड्यूल के थ्रू, इस एक्सेल फाइल के थ्रू आप अपनी अनरजिस्टर्ड बायर की परचेजेस तो पंच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग आप यहाँ पर पंच कर सकते हैं। तो ये हमने सेल इनवॉइस सेलेक्ट किया, इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पर पंच किया, देन डेट। अब ये डेट का जो फॉर्मेट है ये अगेन चेंज कर दिया गया है। कल तक ये यहाँ पर कुछ किसी और फॉर्मेट पे डेट इंसर्ट की जा रही थी, अब डेट किसी और फॉर्मेट पे। ये फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको पुट करना है मंथ, दिसंबर 12 मंथ है, देन स्लैश, स्लैश के बाद आपको डेट, डे, एग्जैक्ट डे कौन सा है, जिस डेट को इनवॉइस जनरेट हुई है वो डे आपने इस पे इंसर्ट कर दिया 01, देन ईयर 2021। अब जैसे ही मैंने डेट यहाँ पर डाली है, अब मैं वैलिडेट का बटन पे क्लिक करूंगा तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर पे एरर दे रहा है, इनवैलिड रिकॉर्ड, और रजिस्ट्रेशन नंबर को इसने हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है ये गलत है, इसमें कोई गलती है। तो मैं अब रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर सही डालूंगा, ये सारा यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रीन हो गया और वैलिडेट का बटन भी यहाँ पर ग्रीन हो गया। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट का जो टाइप वाला पोर्शन हम कर रहे थे, इसमें मैं HS कोड डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइप करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये आपको कॉम्बो बॉक्स से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपने सेलेक्ट किया, देन सेल टाइप, अगेन वही फील्ड आपके सामने आ गई जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सेल टाइप हम सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट पर मौजूद है। रेट उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, रेट सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी, देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बाद वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स आपने पुट की, उसके बाद सेल्स टैक्स ऑब्लिक फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन सेल्स टैक्स मोड, ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होगी ये लायबिलिटी, ये आपको मैन्युअली पंच करनी पड़ेगी। ये आपने मैन्युअली पंच कर दी सेल्स टैक्स की लायबिलिटी। उसके बाद फर्दर टैक्स की फील्ड एक्टिव है, अगर आप आपकी जो सप्लाई है वो चार्जेबल टू फर्दर टैक्स है तो आप इस फील्ड में वो फिगर इसमें डेटा पंच करेंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सारा का सारा डेटा पंच करने के बाद आप अगेन वैलिडेट का बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में सारी के सारे फील्ड्स को चेक करके आपको बता देगा कि अब तक जो आपने डेटा इसमें पंच किया है उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई। अगर ये बैकग्राउंड ग्रीन हो गया तो इसका मतलब आपका अब तक का जितना भी डेटा आपने इसमें पंच किया है वो ठीक है। इसी तरह आप इस
सारा का सारा डेटा आप नीचे मजीद ऐड करते जाएं, और जब आपकी फाइल पूरी कंप्लीट हो जाए, आपका सारा का सारा सेल्स डेटा यहाँ पर पंच आप कर दें, तो अगेन एट द एंड आप इस वैलिड के बटन को क्लिक करेंगे और इस फाइल को सेव करके क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि हमने एक्सेल की फाइल पर डेटा पंच कर दिया है, अब उस एक्सेल की फाइल को आप अपलोड किस तरह से करेंगे। अगेन सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट पर हम आएंगे। सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट पे टॉप लेफ्ट साइड पे आपके पास एक चूज फाइल का बटन आपको नजर आ रहा होगा। इस चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे और जो आपने एक्सेल की फाइल पर अपना सारा डेटा अभी पंच किया है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फाइल सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम खुद ही बता देगा कंप्लीटेड सक्सेसफुली 100%। अगर आपकी उस एक्सेल फाइल में कोई इश्यूज होंगे या अगर आपने वैलिडेट का बटन क्लिक नहीं किया होगा, तो वो यहीं पर सिस्टम आपको रोक देगा और यहीं पर आपको बता देगा कि इनवैलिड डेटा का मैसेज आ जाएगा आपके पास। अब क्योंकि हमने डेटा अपलोड करने से पहले वैलिड का बटन दबा दिया था और चेक कर लिया था कि जितना हमने डेटा में पंच किया है एक्सेल की फाइल में वो सही है या नहीं, तो डेटा यहाँ पर कंप्लीटेड अपलोड हो गया है, सक्सेसफुली अपलोड हो गया 100%। लेकिन नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ समरी दी गई है या इनवॉइस का डेटा आपको विजिबल है, वहां पर स्टेटस इसका वैलिडेशन पेंडिंग वैलिडेशन है। तो जब आप एक्सेल की फाइल अपलोड करेंगे तो इंपोर्ट का बटन क्लिक करने के बाद आपको अगेन यहाँ पर वैलिडेट का बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही आप वैलिडेट का बटन क्लिक करेंगे यहाँ पर जितना भी डेटा आपका होगा अपेयर हो जाएगा और स्टेटस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने जो डेटा पुट किया है वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने एक टेस्टिंग डेटा ट्रायल डेटा जो हमने पुट किया है वो क्योंकि वैलिड है, तो यहाँ पर वैलिडेशन चेक उसने कर दिया और यहाँ पर स्टेटस वैलिड आ गया। तो ये था हमारा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद अब हम आते हैं अपने मेन सेल्स टैक्स रिटर्न पर। 5 मिनट का हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम सेल्स टैक्स रिटर्न पर आते हैं। थैंक यू अब्दुल वहाब। बेसिकली इतना लंबा सेशन हो गया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा 1 आध मिनट का ब्रेक भी हो जाए, और साथ साथ हमें ज्वाइन किया हमारे सदर साहब मिस्टर जिशान मचन साहब ने। तो मैं चाहूंगा कि जितना ये हॉट इशू आजकल चल रहा है इसके ऊपर हम इनके भी कमेंट्स लें कि इनके पास क्या इंसाइट्स अवेलेबल है कि ये नया जो पोर्टल है वो कितना इनको लगता है कितना इसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, और इसको किस तरह से एफबीआर लॉन्च करता या अभी इसकी जो करंट सिचुएशन में है ये इसमें किस तरह की अमेंडमेंट्स होनी चाहिए या कौन से करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो डेफिनेटली निशान साहब के चूंकि इस तरह तमाम मामला पे इनका काफ़ी इंसाइट रहती है और ये प्रॉब्ली सॉफ्ट लॉन्च के टाइम पे भी बड़े एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका रहा था, तो वी वुड लाइक कि इनके भी कुछ कमेंट्स हमें मिल सके ताकि हमें पता लग सके कि एफबीआर किस तरह से इसको लॉन्च, क्या ऑब्जेक्टिव था बिहाइंड दिस लॉन्च और अब इसको किस तरह से लेके चलना चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट जिशान साहब कि आप प्लीज अपने भी कुछ कमेंट्स हमसे शेयर करें इसके मुताबिक। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mahmood, for having me on this very interesting seminar. I've been asked to remove the mask.
but due to pandemic reasons I would be afraid, but since हम यहाँ पे 2-3 लोग ही हैं, सब vaccinated हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह problem नहीं होगी. This is one of the most important webinar being held in the recent past by the Karachi Tax Bar, because ये पूरा एक shift है EFBR से अब हम जा रहे हैं पूरा का पूरा आईरेस बेस्ड पे. और आईरेस बेस्ड पे जब हम जाते हैं तो उसमें जो भी चीजें हैं जो आप लोग देख रहे हैं, मेरी रेगुलर बेसिस पे जो है मेंबर आईटी से बात हो रही है. आज सुबह मेंबर आईटी साहब का मुझे फोन आया था, जिन्होंने पूरा आईरेस पे इसको बनाया है, या जो अब जितना भी डेटा जो है वो वहां पे शिफ्ट किया है. अशफाक साहब, उनका भी से भी मेरी 2 दफा बात हो चुकी है. तो जो टाइम लाइन्स मुझे उन्होंने दी थी वो 11 और 12 तारीख तक ये टाइमलाइंस हमें दी गई है कि मोस्ट ऑफ द डेटा जो है, जो कैरी फॉरवर्ड का है, जो अनक्लेम्ड इनवॉइसेस का है, वो आपके सिस्टम्स पे अब आ चुका होगा. तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जितने भी मेंबर्स हैं वो इसको वाउच करके अपने अपने सिस्टम्स पे चेक करके कराची टैक्स बार को बताइए कि क्या ये डेटा आप लोगों के पास आ चुका है या नहीं आ रहा, नंबर 1. नंबर 2 ये कि इसमें और कोई और चीजें ऐसी हैं कि जो आपके सिस्टम पे, पुराने सिस्टम पे आ रही थी और अब इस नए सिस्टम पे नहीं आ रही है, वो भी प्लीज आप हमें बताइए. सिमिलरली इसके साथ साथ हमारी जो डिस्कशंस हुई है उसमें ये डिस्कस हुआ है कि ये जो एनेक्स्चर एफ है, एनेक्स्चर एच है और एनेक्स्चर जे है, ये गोइंग फॉरवर्ड इसको सेल्स टैक्स रिटर्न को चेंज करने का इनका इरादा है, और उसमें ये बहुत जल्दी इस पे भी काम शुरू हो जाएगा. लेकिन चूंकि अभी हमने डेटा को जो है इन्होंने सारा एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे लेके आए हैं, तो इस वक्त ये सारे के सारे एनेक्स्चर्स इनेबल्ड हैं. मैं ये समझता हूँ कि आज के इस वेबिनार के बाद हम एक प्रॉपर खत लिखेंगे कराची टैक्स बार की जानिब से, और इसमें जो है उसको हम जो भी आपकी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं उसको इसमें शामिल करने के साथ साथ इसको इन्हें बता देंगे कि ये हमें परेशानियां फेस हो रही है. आई एम श्योर लोगों के एनेक्स्चर एच सी अब जा चुके होंगे मोस्टली, और अगर किसी के एनेक्स्चर सी नहीं जा पाए फॉर एनी रीजन, आप हमें जरूर बताइए. इसके साथ साथ जो भी आपके सजेशंस हैं या क्वेरीज हैं या जो इश्यूज हैं, आप आज और मैक्सिमम हमें कल तक हमारे ईमेल एड्रेस पे जो info@karachi-taxbar.com या ktba01@gmail.com जो हमारे एड्रेसेस हैं उस पे आप हमें भेज दें. महमूद साहब का नंबर आपके पास है, शराज साहब का नंबर आपके पास है. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कराची टैक्स बार को ईमेल करने के साथ साथ आप महमूद साहब को व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए, ताकि महमूद उनको एक जगह इकट्ठा कर ले. इसके साथ साथ आई एम श्योर के ये सिस्टम यूज टू होने में हमें एक आध कुछ वक्त लगेगा. हम कोशिश करेंगे कि जितना कराची टैक्स बार की तरफ से फैसिलिटेट कर सके आपको हम कर सके. मेरे ख्याल से वहाँ Q&A भी थोड़े से लेंगे, अगर हमें टाइम इजाजत देगा तो हम कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे. लेकिन वी वुड रिक्वेस्ट एंड प्रेफर कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो ईमेल की सूरत में हमें मिल जाए, तो हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकेंगे. और मैं अगेन हमारी CPE कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत टाइमली इस वेबिनार को कंडक्ट किया है. एंड ऑफ कोर्स अब्दुल वहाब साहब जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे, और मेरे ख्याल से आप लोगों को यकीनन जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो गई होंगी. अगर कोई क्लेरिफाई नहीं हो रही है, मैं देख रहा हूँ चैट पे भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ सजेशंस या कुछ क्वेरीज आ रही हैं, वी विल टेक देम ऑल्सो. वहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन क्वेरीज को भी ले लें, और जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह वी विल गेट देम रिजॉल्व. कराची टैक्स बार पहले भी हर चीज़ को टेक ऑन करती रही है, और अपना आप लोगों का जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज होती है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इंशाल्लाह इसको भी हम मजीद जितना भी इजी तरीके से आप लोगों की हम हेल्प कर सकेंगे वो हम करेंगे. और विद दिस once again I thank the entire CPE committee and the IT committee who have made this possible, both महमूद बिकिया साहब, शिराज खान साहब, and above all आज के जो हमारे learned speaker है
अब्दुल वहाब साहब का मैं एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, इतना डिटेल में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ओवर टू यू वहाब साहब फॉर फर्दर। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज जरूर हमसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, द प्लेजर इज ऑल माइन। ने टॉपिक पर वापस आते हुए अब हम आई होप के इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की हद तक पार्टिसिपेंट्स को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल अगर कोई क्वेरी है तो हम एट द एंड ऑफ द सेशन उसे पिकअप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस इनवॉइस मैनेजमेंट को हम बंद करेंगे। तो हाफ एन आवर का सेशन हमारा खत्म हो चुका था। अगेन हम अगेन हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं थैंकफुली। रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद अब हम आते हैं अपने सेल्स टैक्स रिटर्न की तरफ। अच्छा, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको अपना सेल्स डेटा या अनरजिस्टर्ड परचेज इनवॉइसेस का डेटा पंच करने के लिए मंथ एंड तक का इंतजार नहीं करना। आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, जैसे टैक्स पेयर कन्वीनियंट फील करता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो अपना सेल्स डेटा, डोमेस्टिक सेल्स डेटा टू बी एग्जैक्ट, एंड अनरजिस्टर्ड परचेज का डेटा वो पंच कर सकता है। यहाँ पर अगर हम उन रिटेलर्स की बात करें जो एफबीआर के साथ जिनका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, तो उन्हें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनवॉइस मैनेजमेंट में भी अपना डेटा पंच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटा उनके सेल्स टैक्स रिटर्न में एट द टाइम ऑफ इनवॉइस जनरेशन, क्योंकि वो एफबीआर के साथ इंटीग्रेटेड है उनका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, तो वो डेटा ऑन रियल टाइम बेसिस पे ऑटोमेटिकली इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में अपेयर हो रहा है। ऑल्दो उसमें भी एक इश्यू है जो कि हम एट द एंड ऑफ द सेशन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं रिटर्न की तरफ। रिटर्न में सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन के बाद डिक्लेरेशन, अगेन डिक्लेरेशन पे ये स्टेरिक लगा हुआ है जो ब्लिंक कर रहा है, तो डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे। सेकंड कॉलम में आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सेकंड लास्ट आइटम सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न फाइल वॉलंटरी, देन नल सेल्स टैक्स रिटर्न। अगर किसी टैक्स पेयर की ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो नल सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकता है यहाँ से। और अगर आपकी सेल्स या परचेजेस हैं तो ऑब्वियसली आप सेल्स टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। सेल्स टैक्स रिटर्न पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नई विंडो अपेयर होगी। यहाँ से आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे। पीरियड में आप 2022 करंट टैक्स पीरियड पुट करेंगे। देन रिलेवेंट टैक्स पीरियड जो टैक्स मंथ आपका होगा 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर 2021, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा सेल्स टैक्स रिटर्न ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ पर एरर आ गया है। जो लोग फर्स्ट टाइम अपना सेल्स टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे वो यहाँ से ऑटोमेटिकली डायरेक्ट रिटर्न का पेज खुल जाएगा। तो क्योंकि हमारा रिटर्न ऑलरेडी ड्राफ्ट मोड में अवेलेबल है तो ड्राफ्ट से हम सेल्स टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। ये हमारा मेन सेल्स टैक्स का रिटर्न आ गया। जो सेल्स टैक्स का रिटर्न जब जैसे ही हम ओपन करते हैं तो e.fbr.gov.pk पे सेल्स टैक्स का जो मेन पहला फर्स्ट पेज होता था, उस फर्स्ट पेज को इन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक सेल्स टैक्स क्रेडिट और एक है सेल्स टैक्स डेबिट। तो इसलिए आपको दो अलग अलग पार्ट्स में फिगर्स नजर यहाँ पर आएंगी। तो
सबसे पहले हम जाएंगे एनेक्सर सी में, जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेल्स टैक्स रिटर्न होता है। पहले से एनेक्सर सी होता था, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में अपना सारा डेटा पंच किया, अगेन रिटर्न में आए। रिटर्न में अब हम जैसे ही एनेक्सर सी में आएंगे, तो एनेक्सर सी में आके हमें लोड इनवॉइसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही लोड इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे, हमने जो सेल्स डेटा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में पंच किया था, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अगर किसी इनवॉइस को हमें अमेंड करना है, तो क्या वो हम इस इनवॉइस को इस एनेक्सर सी में कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? पहले तो हम एनेक्सर सी में ही कर लिया करते थे, लेकिन इसमें क्यों नहीं? इसमें इसलिए नहीं क्योंकि नए सिस्टम में आप अपनी जो सेल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, वो एनेक्सर सी में रिपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ड्यूरिंग द रिव्यू अगर आप ये फील करते हैं कि आपकी किसी इनवॉइस में अमेंडमेंट की जरूरत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोड इनवॉइसेस करेंगे एनेक्सर सी में आके। उसके बाद उस पर्टिकुलर इनवॉइस को सर्च करें। यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा इनवॉइसेस नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इस इनवॉइस को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डी लिंक करेंगे। जैसे ही मैं इस डी लिंक पर क्लिक करूंगा, वो इनवॉइस यहाँ से हट गई। अब मैं इजीली दोबारा यहाँ से इनवॉइस मैनेजमेंट में सिस्टम में जाकर उस इनवॉइस को अमेंड कर सकता हूँ। अगेन मैं जब उस इनवॉइस को अमेंड करके वापस आऊंगा, तो लोड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेटेड इनवॉइस यहाँ पे आपके सामने अपेयर हो जाएगी। तो एनेक्सर सी आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। देन आप एनेक्सर सी, जब आपकी सारी इनवॉइसेस आप चेक कर लें कि करेक्ट ऑर्डर में आ चुकी हैं और उनमें किसी किस्म की अमेंडमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप सबमिट का बटन दबाकर अपना एनेक्सर सी सबमिट कर सकते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे कि आप पहले e.fbr.gov.pk पर सबमिट करते आ रहे थे। द ओनली डिफरेंस इज कि आपको इनवॉइसेस अब लोड करनी पड़ेंगी, बरक्स उसके कि पहले आप एनेक्सर सी में डायरेक्ट डेटा पंच करते थे। एनेक्सर सी सबमिट करने के बाद आप आ जाते हैं एनेक्सर ए पे। एनेक्सर ए पे आपका क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी मैं ये एक इनवॉइस क्लेम कर चुका हूं, तो ये ऑलरेडी आ रही है। मैं जैसे ही लोड इनवॉइसेस पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एक नई विंडो अपेयर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं सिर्फ सर्च का बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं, तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा डेटा मौजूद है। तो ये अब हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है। एक तो ये जो हमने परचेज अनरजिस्टर्ड परचेज इनवॉइस जो मैंने आपको खुद परचेज डेटा फीड करके बताया था, वो इनवॉइस ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट की और इसे क्लेम कर लिया। जैसे ही मैं उसे क्लेम करूंगा, यहाँ पर मेरे पास ये एनेक्सर ए की मेन विंडो पर वो इनवॉइस आ गई। अब यहाँ पर एक इश्यू जो अनरिजॉल्व रहा है, आई होप के जीशान साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और जीशान साहब हमें अपडेट कर सकते हैं कि जो पिछले अनक्लेम्ड इनवॉइसेस थी, जो कि अश्योर किया गया था एफबीआर की तरफ से कि 12 तक आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ना सिर्फ ये कि अनक्लेम्ड इनवॉइसेस फेडरल की, इसके अलावा प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की भी इनवॉइसेस अभी तक हमारे पास यहाँ पर अपेयर नहीं हो रही। तो ये हमारा एनेक्सर ए आ गया। इसमें भी अगर मैं प्रिसाइजली आपको ये बताता चलूं कि इसमें भी मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि स्क्रीन आपको थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से नजर आ रही है, उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। बाकी सेम एनेक्सर वैसे ही है जैसे आप e.fbr.gov.pk पर अपलोड किया करते थे। आपको सिर्फ इनवॉइसेस फेच करनी है, वो यहाँ पर आप लोड इनवॉइसेस पे
क्लिक करके अपनी इन्वॉइसेस को सर्च करेंगे और जो भी आपकी रिलेवेंट टैक्स पीरियड की इन्वॉइस होगी जो आप क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ से आप टिक बॉक्स सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इंडिविजुअली एक एक इन्वॉइस को टिक करें या टॉप पे जो एक हेडिंग बार में जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्वॉइसेस सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर उसमें आप जो इन्वॉइसेस आपको क्लेम नहीं करनी उन पे से चेक रिमूव कर दें और फिर उसको क्लेम करके आप सारी की सारी इन्वॉइसेस अपनी परचेज इन्वॉइसेस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ आ गया आपका एनेक्सर ए। उसके बाद आपका आता है एनेक्सर बी इम्पोर्ट्स। एनेक्सर बी इम्पोर्ट्स जैसे पहले आप जीडीज लोड किया करते थे, आप लोड जीडी पे जाएंगे, सर्च का बटन दबाएंगे, जितनी भी जीडीज आपकी वीबॉक या पीएसडब्ल्यू पर क्लियर हो चुकी होंगी वो जीडीज आपकी यहाँ पर नीचे आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो जाएंगी। इस हद तक मैं ये वाउच कर सकता हूँ कि करंट मंथ की जो जीडीज है वो तो इसमें अपेयर हो रही हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर की कोई इंपोर्ट की जीडी नहीं है तो यहाँ पर आपको डेटा नजर नहीं आ रहा। इसी तरह आगे जाएंगे हम एनेक्सर डी एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में आपके पास इसी तरह जैसे पहले जीडीज आप फेच करते थे, आप लोड जीडी पे क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी जीडीज एक्सपोर्ट की क्लियर हो चुकी होंगी वो यहाँ पर अपेयर हो जाएंगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक जीडी यहाँ पर अपेयर होती हुई नजर आ रही है। देन एनेक्सर एच स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट आपको मालूम है कि सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद सबमिट करना होता है। तो जैसे ही मैं एनेक्सर एच पर आया हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आईरिस ने मुझे एक एरर का मैसेज दे दिया, प्लीज सबमिट द रिटर्न बिफोर फाइलिंग एनेक्सर एच। अगेन एनेक्सर एच भी सेम रेप्लिका है जो e.fbr.gov.pk पे था, तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आई होप कि आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं वो इससे वाकिफ होंगे। इन केस अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो हम एंड ऑफ द सेशन उसे टेकअप कर लेंगे। आगे बढ़ूंगा मैं। एनेक्सर जे प्रोडक्शन डेटा। अगेन सेम आपके पास रेप्लिका है जो e.fbr.gov.pk पे था, वही रेप्लिका आपके पास सारी वही फील्ड्स हैं। आप सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट लिस्ट पे जाएंगे, जो भी रिलेवेंट प्रोडक्ट है उससे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सारी फील्ड्स एक्टिव हो जाएंगी, आप उसका रिलेवेंट सारा डेटा इसमें फिल करेंगे और एनेक्सर को सबमिट कर देंगे। इनफैक्ट यहाँ पर ये सबमिट नहीं होगा, सिर्फ आपका सेव होगा। Similarly, Annexure K for steel producers and Annexure E for federal excise duty. ये तमाम के तमाम रेप्लिकाज हैं, तो आई थिंक इनको डिटेल में डिस्कस करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। ये तमाम के तमाम एनेक्सर्स आप फिल कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट पे आप जाएंगे, जैसे e.fbr.gov.pk पे आप अपना रिटर्न का सारा डेटा अपलोड करके वेरिफिकेशन के बाद अपनी पेमेंट सेलेक्ट करते थे। पेमेंट करने के बाद सीपीआर सेलेक्ट करना होता था। वो सीपीआर सिलेक्शन का मोड यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है जैसे विदहोल्डिंग के स्टेटमेंट्स में होता है। आप पेमेंट्स पे आएंगे, ये ऐड का जो साइन है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपने जितनी भी पेमेंट्स की हुई होंगी सेल्स टैक्स की, चाहे वो सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग हो या आपका सेल्स टैक्स हो, तो वो यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। आप उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो पेमेंट्स आपकी अपेयर हो जाएंगी। पेमेंट के बाद आप आ जाएं दोबारा डेटा की फील्ड पर। अब ये सेल्स टैक्स क्रेडिट जो हमने एनेक्सर सी सबमिट किया है वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा, हमें कैलकुलेट का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कैलकुलेट का बटन क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें आ गई। एनेक्सर ए की डोमेस्टिक परचेज आ गई हमारे पास, ये डोमेस्टिक परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस आ गई यहाँ पर। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका इनपुट टैक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये तो हमारे पास आ गया इनपुट। उसके बाद आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आप सेल्स टैक्स डेबिट में आएंगे। सेल्स टैक्स डेबिट में अगेन मैं कैलकुलेट का बटन क्लिक करूंगा, तो जो एनेक्सर डी की एक्सपोर्ट का डेटा जो मैंने फेच किया था वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है।
इसके अलावा जो सेल्स इनवॉइसेस जो हमने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटा एंट्री पंच की थी वो यहाँ पर आई, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आ गई, उनका सेल्स टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पर आ गई। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये सेल्स टैक्स विदहेल्ड एज विदहोल्डिंग एजेंट जो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजिंग की थी, उसकी सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग की लायबिलिटी यहाँ पर आ रही है, जो कि मैं समझता हूँ इनफैक्ट लीगली क्योंकि गलत है। अगर टैक्स पेयर विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है तो ये सेल टैक्स विदहोल्डिंग की लायबिलिटी रिमूव हो जानी चाहिए। इसको आप नोट करें, ये पॉइंट नोट किया हुआ है, ये हम एंड में हम इसको वो करेंगे, जॉट डाउन करेंगे। इसके अलावा ये सारी की सारी फील्ड्स वही हैं जो हमारी सेल्स टैक्स के रिटर्न में होती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पेएबल पर। पेएबल पे जब हम आएंगे तो वो हमारे डेबिट्स और क्रेडिट्स को अकाउंट फॉर करके जो नेट हमारी सेल्स टैक्स की लायबिलिटी है वो यहाँ पर हमारे सामने रिटर्न पेश कर देगा। इसका चालान किस तरह से क्रिएट होगा, जिस तरह से हम आज तक करते आए, e.fbr.gov.pk पे जाके आप PSID क्रिएट करेंगे, वो पेमेंट करेंगे, जैसे ही CPR जनरेट होगा आपके पास पेमेंट के टाइप में उसकी वो आ जाएगी। चालान भी यहीं से जनरेट होगा, चालान जनरेशन भी यहीं से हो जाएगा, मॉड्यूल डालना है इसको। अच्छा, जीशान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी तरफ से एक अपडेट है कि इसका जो चालान जनरेशन है वो भी यहीं से क्रिएट होगा। तो ट्राल जो है टैक्स पेयर को एक और फैसिलिटेशन देना चाह रहा है कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी का चालान क्रिएट करने के लिए आपको दोबारा e.fbr.gov.pk पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जैसे ही आप अपना रिटर्न का सारा डेटा यहाँ पर पुट करेंगे और आपकी जो नेट सेल्स टैक्स की लायबिलिटी होगी वो एक सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन पे आपका सेल्स टैक्स का चालान क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है आपके पास हेड वाइज पेएबल का टैब। इसमें आप समरी देख सकते हैं कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कितना है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कितना है। अजान हो रही है, अजान का वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। डेटा टैब पर आए। डेटा टैब पर आप ब्रेकअप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस हेड में आपकी कितनी लायबिलिटी बन रही है। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन वैट मोड, नेचुरल गैस, FAD ऑन नेचुरल गैस, पेट्रोलियम लेवी, POS फीस पेएबल यहाँ पर सेपरेटली आपके पास अपेयर हो रही होगी। नेक्स्ट आपके पास एनेक्सर F आ गया। एनेक्सर F में क्योंकि इस टैक्स पेयर का कोई ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, अदरवाइज आई श्योर के वो क्रेडिट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड्स अवेलेबल हो चुके हैं। देन एनेक्सर G सेल्स टैक्स एरियाज अगर आपके कोई हैं तो आप यहाँ पर ऐड करके उनकी पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। देन एनेक्सर P या डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया टैब यहाँ पर डाला गया था। वो इसलिए डाला गया था कि जो प्लान था ओरिजिनली के सारे प्रोविंसेस इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई प्रोविंस इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई ब्रेकअप नजर नहीं आ सकता। लेकिन वी कैन एंटिसिपेट के विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोविंसेस इस प्रोजेक्ट में शामिल होते जाएंगे तो आपके पास जब सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न एक हो जाएगा तो वो तमाम ब्रेकअप आपके पास प्रोविंस वाइज यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद होगा। विद दैट पॉइंट आपका सारा डेटा आप जब अपलोड कर चुके होंगे, वेरीफाई आपने करना है, वेरीफाई के बाद सबमिट का बटन क्लिक करेंगे एंड यू हैव सबमिटेड योर सेल्स टैक्स रिटर्न। इसके साथ मेरा यहाँ तक सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक का जो वो था वर्कशॉप वो खत्म हुआ। अब हम आते हैं अपने Q&A सेशन की तरफ।
सबसे पहले हम जो चैट में हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, हम डिपेंडिंग ऑन द टाइम हम उनको थैंक यू वहाब, थैंक यू सो मच फॉर एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, और आपने बड़ा अच्छा रन थ्रू किया पूरा ऑनलाइन सेशन का। Q&A सेशन पे सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा निशान मर्चेंट साहब को कि हमें प्लीज Q&A सेशन के पैनल पे ज्वाइन करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट कि जितनों के सवालात अगर ऑनलाइन है तो उसमें प्लीज अपने हैंड रेज करके अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएं, ताकि हम ऑनलाइन जितने Q&A ले सकते हैं थ्रू ऑडियो, पहले हम उसको देख लेते हैं, ताकि Q&A जो रिटर्न में आए हुए हैं हमारे पास, उसको हम अलग से भी उसका जवाब दे सकेंगे। और जितने लोग ऑनलाइन पहले अवेलेबल हैं प्लीज हैंड रेस के थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई करवा दें, ताकि हम उनको अनम्यूट कर सकें और उनके सवाल को हम टेकअप कर सकें प्लीज। इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एनेक्स्चर एफ या अनक्लेम इनपुट की या जो अनक्लेम इनवॉइसेस की है, वो अभी तक जो नहीं आ रही है, वो मैं उसके लिए आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें वी हैव ऑलरेडी टेकन अप दिस इशू, और अगर ये आज और कल तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं तो हम इसको इसमें वैसी खत जो लिख रहे हैं उसमें इसको इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है तो हम उसको ले लेते हैं। जी, 2 लोग हैं मेरे ख्याल से। जी जुबैदा, मैडम जुबैदा प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी अनम्यूट, जुबैदा आपको अनम्यूट किया हुआ, आप प्लीज अपने सवाल को पूछ सकती हैं ऑनलाइन। अच्छा, मैं मीनवाइल अजय कुमार को अनम्यूट कर रहा हूँ, ताकि मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू था। जुबैदा का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम जीशान साहब। जी 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 वालेकुम सलाम। हाँ, आवाज आ रही? जी सर, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, और ये था कि लेट्स से कि किसी का प्रीवियसली 1-2 महीने के रिटर्न्स रहते हैं पेंडिंग अभी भी सेल्स टैक्स के, लेकिन जब हम एफबीआर में देखते हैं तो वहाँ पे शायद उन्होंने मंथली को क्वार्टरली ऑटोमेटिकली कर लिया है और वहाँ पे रिटर्न्स नहीं हो रहा। लेकिन जब हम आयरिस पे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी वो रिटर्न नहीं उठा रहा, और यही एरर दे रहा है कि आप पहले वहां से रिटर्न्स फिनिश करें, उसके बाद आप आयरिस पे आए। देखिए, मैं आपको तो बड़ा कैटेगोरिकली इसमें क्लियर कर देता हूँ। मेरी उनसे बात हुई थी इस बारे में, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक आपके पिछले सारे रिटर्न्स फाइल नहीं हुए होंगे, आप आयरिस पे रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपका एक भी रिटर्न कोई पेंडिंग है तो आप यहाँ पे आयरिस पे इस रिटर्न को अवेल नहीं कर सकेंगे, ना फाइल कर सकेंगे। उसकी रीजन ये है कि जो सारा डेटा वहां से ट्रांसपोर्ट होना है टुवर्ड्स आयरिस, जब तक वहां पे नवंबर तक के रिटर्न्स अवेलेबल नहीं होंगे, आप दिसंबर का रिटर्न आयरिस पे फाइल नहीं कर सकते। तो जो भी लोग या जिनके भी कोई प्रीवियस किसी भी टैक्स पीरियड के कोई रिटर्न अगर फाइल नहीं हुए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि वो पहले अपने उन रिटर्न्स को फाइल करें, और उसके बाद जो है फिर जो है आप कोई भी दूसरा रिटर्न जो है ये इस तरफ आ सकेंगे, अदरवाइज आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन। सर, सॉरी, ईएफबीआर पे भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा वहां पे पुराने रिटर्न्स वगैरह। क्या एरर दे रहा है वहां पे? अगर आप वो बताएं हमें तो हम उसको देख के आपको बता सकते हैं। वो उन्होंने जो है मंथली से क्वार्टरली पे कर दिया हुआ है, और मंथली रिटर्न्स खुल नहीं रहे वहां पे। नहीं, आप इसको हम भी चेक कर लेंगे, और अगर ऐसा है तो आप हमें स्क्रीनशॉट प्लीज भेजिए। चले, थैंक यू सो मच सर। अपना जो भी एरर आपको आ रहा है, जो भी दुश्वारी आ रही है, आप उसके स्क्रीनशॉट अपनी ईमेल में अटैच करके शेयर कर लें, ताकि हम उसको रेज कर सकें। जी जी जरूर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रॉबर्ट, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। You have to be a little loud, please. आपकी वॉइस बहुत हल्की आ रही है, प्लीज। हाँ जी थोड़ा loud वालेकुम हो जाए। सलाम। सर मुझे एक पूछना था, आपने चालान तो बोला था कि चालान नीचे क्रिएट होंगे, तो चालान तो आपने बताया नहीं कि चालान किस तरीके से। मैं आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। You have to be loud. आई थिंक आपका सवाल चालान से रिलेटेड है। उस पे निशान साहब ने मेंशन किया था कि मॉड्यूल अभी डेवलप हो रहा है। अदरवाइज अभी इस ठीक है। एट प्रेजेंट आप वहीं से यूज कर सकते हैं।
प्रेजेंटली पुराने पोर्टल से ही चालान बनेगा, और जब वो मॉड्यूल नए वाले आईआरएस मॉड्यूल पे अवेलेबल होगा तब आप नए वाले उससे आईआरएस फॉर्म से भी बना सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन thank you. मिस्टर आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो जिशान साहब ने पेमेंट के हवाले से बता दिया, मॉड्यूल है। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ ये पूछनी थी कि अगर मुझे अपनी परचेज इनवाइसेस को अगर करेक्ट करना है तो क्या मैं पहले उसको डीलिंग करवाऊंगा, डीलिंग करूंगा एनेक्सर ए में जाके, और फिर अपने जो है सेलर को बोलूंगा कि उसको अपडेट कर दे अगर कोई गलती हो गई है कुछ है। एक चीज मेरी ये थी। जी बिल्कुल इसी तरह है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं कोई इनवॉइस में भूल जाता हूँ या कोई किसी वजह से मेरी सेल टैक्स लायबिलिटी गलत कैलकुलेट हो जाती है, तो जैसे कि अगर 2-3 महीने पुरानी है और मैं आज जनवरी में दिसंबर का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो ये एक प्रॉब्लम आता है कि वो जो है एक्सेप्ट नहीं करता इनवॉइस को। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, ये हमेशा से डेट स्पेसिफिक रहा है। आपका जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स रिटर्न जब भी होगा वो डेट स्पेसिफिक होगा। आप जो भी इनवॉइस की डेट डालेंगे, अगर वो आपके टैक्स पीरियड को मैच नहीं कर रही है तो आपका सेल्स टैक्स रिटर्न उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नंबर 1। उस सूरत में आपको रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत है अगर आपकी कोई इनवॉइस पिछले महीने की रह गई है। दूसरा, ये यकीनन ये डीलिंग करना पड़ेगा आपको। डीलिंग करने के पीछे रीजन या रैशनल क्या है वो समझ लीजिए आप, कि जब आप कोई भी इनवॉइस डालता है, जो आपका सप्लायर कोई भी इनवॉइस डालता है और आप उसको जब अपने पास लोड कर लेते हैं, तो इट इज ट्रीटेड एज भी आपके पास से एक्सेप्टेड है। अगर उसमें कोई करेक्शन है तो आप जब तक अपने पास से डीलिंग नहीं करेंगे उसको, तब तक उसको सप्लायर्स को चेंज नहीं कर सकेंगे। इसके पीछे रैशनल ये है। तो ये दोनों सवाल के जवाब आपके मेरे ख्याल से इस तरीके से हो जाते हैं सॉल्व। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर काशिफ, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। काशिफ जी अपना थैंक सवाल। यू। जी थैंक यू। पहले तो मैं कराची टैक्स बार का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। बड़ी अच्छी एक वेबिनार थी ये, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो एड्रेस हो गए अपने आप ही। और अब्दुल वहाब साहब का शुक्रिया। मेरी पहली बात तो ये है जीशान साहब कि अभी इश्यूज आ रहे हैं ना सेल टैक्स रिटर्न में। जैसे हम लोग भी अपना परचेज डाटा जो है ना वो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और हमारा परचेज डाटा वहाँ पे अपेयर भी नहीं हो रहा ना सही से। तो अभी जो ये सूरत हाल चल रही है, इसमें क्या एफबीआर के एक्सटेंशन के लिए जा रहा है? इस महीने की रिटर्न की एक्सटेंशन आएगी? आपके दिल में कुछ है? एक तो एक्सटेंशन के हवाले से बता दें। और दूसरा जो है ना वो मेरा सवाल ये है कि कुछ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं जैसे बीआरए है, दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, अगर टैक्स पेयर वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, जो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न जो भर रहा है, तो उसका भी जब वो रिटर्न जमा करवाएगा तो क्या वो नील रिटर्न तस्वुर होगा बाकी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का भी? क्योंकि मैं बीआरए में नहीं हूँ, जैसे केपीआरए में नहीं हूँ रजिस्टर्ड, तो क्या जब मैं सिंगल सेल टैक्स रिटर्न जमा करवा दूंगा तो मेरा वहाँ पे भी नील रिटर्न जमा हो जाएगा? एक ये थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे चाहिए। एक सवाल मेरा अब्दुल वहाब जी, एक सवाल मेरा अब्दुल वहाब साहब से। बहुत सारे लोग हैं जिनसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त की पोजीशन ये है कि ये जो आप रिटर्न आईआरएस पे फाइल करेंगे, ये समझिए ये सिर्फ एफबीआर का रिटर्न है जो आप ईएफबीआर में फाइल कर रहे थे। इस वक्त आपको सारे अलग अलग रिटर्न्स जो पहले आप जैसे फाइल कर रहे थे वैसे फाइल करने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। और जहां तक आपकी मैंने आज चलाया भी नहीं है, बंद भी नहीं किया। जहां तक आपकी अनक्लेम्ड इनवॉइसेस और दूसरी क्वेश्चंस है, तो वो भी जो है इन अ डे और 2 आ जाएंगी। और आपने देखा होगा कि शायद एनेक्स्चर सी के लिए उन्होंने वैसे ही तारीख जो है वो एफबीआर ने अपने पोर्टल पे जो है वो 20 कर दी है। तो आई एम श्योर कि एफबीआर को इस बात का अंदाजा है कि ये नया सिस्टम है, इसमें चैलेंजेस है, तो एफबीआर इसको खुद ही कंसिडर करेगा। लेकिन हम जो है अपने तौर पे जो यहाँ से खत लिखेंगे उसमें हम वो उन इश्यूज की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराएंगे कि जो इश्यूज इस वक्त प्रेजेंटली टैक्स पेयर्स को आ रहे हैं। और ऑब्वियसली एफबीआर हार्टलेस नहीं है, उसको कंसिडर करेगा और यकीनन मैं समझता हूँ कि वो खुद से ही डेट को एक्सटेंड कर देगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के उस पे एक नोटिफिकेशन आना चाहिए ताकि उसको लीगल एक सपोर्ट ऑब्वियसली। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड रिक्वेस्ट महमूद साहब, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं।
और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि क्विकली सवालात पूछे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि क्यू में हैं अभी सवालात के लिए। महमूद साहब प्लीज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। महमूद शेखानी साहब। नहीं है चले मैं next। नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। अरसलान साहब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अरसलान पटेल साहब आप हैं तो प्लीज सवाल कर लीजिए और हम नेक्स्ट और उसकी तरफ जाएंगे। अजीर अहमद आप अपना सवाल पूछना प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये है कि अगर हम किसी नॉन रेजिडेंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए हम जो है एनटीएन क्या इस्तेमाल करेंगे? जैसे एफबीआर जो है अभी डमी एनटीएन सपोर्ट नहीं ले रहे या सेल्फ इनवॉइसिंग को वो इग्नोर कर रहा है उसको, तो इस वक्त हम कौन सा एनटीएन इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले सर्विसेज को एफबीआर में क्यों डालेंगे ये बता दीजिए। हम कैपिटल टेरिटरी की वो कर रहे हैं। अब उसमें आपको आप जवाब देंगे। चलिए देखिए कैपिटल टेरिटरी की जहां तक बात आती है तो आप अगर एक्सपोर्ट सर्विस आपकी एक्सपोर्ट हो रही है और नॉन रेजिडेंट को आप सर्विस यहीं पे सर्विस रेंडर्ड प्रोवाइड हो कर रही रहे है। हैं। फिर तो अपना सवाल आपका समझ आ गया, उनको जवाब देने दो ताकि वो अगर लेकर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को सर्विसेज दे रहे हैं तो आइडियली तो सिचुएशन यही होनी चाहिए कि उसके लिए आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन हो कि आप सेल्स इनवॉइस को रिपोर्ट कर सकें। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है ये हम नोट कर रहे हैं और इस पे हम यकीनन एफबीआर को जब लेटर लिखेंगे तो उसमें ये पॉइंट इशू को हाईलाइट जरूर करेंगे कि फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज उसकी डिक्लेरेशन के लिए हमारे पास कोई रेमेडी अवेलेबल हो कि हम विदाउट पुटिंग सीएनआईसी या रजिस्ट्रेशन नंबर हम उस अपनी सेल्स को रिपोर्ट कर सकें। जी नवीद साहब। नवीद साहब शायद मौजूद नहीं है। फराज साहब आप अगर अवेलेबल है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, काफी हेल्पफुल थी। फराज साहब जुबली जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं हम लोग, तो मैं फराज साहब के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ प्लीज है। ओके ठीक है। अच्छा ये है कि जब हम अपना से जब एफबीआर पे अपना परचेज डेटा डाउनलोड करते हैं और स्टिल अभी भी वैसा ही नजर आ रहा है कि अगर कोई जो सप्लायर है हमारा वो अगर पंजाब का भी है तो उसकी जो टेरिटरी नजर आ रही है कैपिटल टेरिटरी नजर आ रही है, जबकि उसके एड्रेस में पंजाब लिखा हुआ है, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए लाहौर मुल्तान वॉट एवर इट इज। तो यहाँ वो और सबको कैपिटल टेरिटरी में ले आया इसने। ये चीज तो ये जो अभी इस नए सिस्टम में तो ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई क्लाइंट हमारा वेंडर सप्लायर जो है पंजाब में तो उसकी जो कैपिटल टेरिटरी के बजाय पंजाब दिखाना चाहिए, इनपुट प्रॉपर क्लेम कर सकते। मैं समझ गया आपकी बात। ये रिटर्न की डेट बढ़ गई है। जी आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और यार आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही पहले है। आपने कि डेट बढ़ गई है तो रिटर्न की डेट के साथ क्या पेमेंट की डेट भी एक्सटेंड हुई? अभी रिटर्न की डेट नहीं बढ़ी, अभी एनएक्सएस की डेट बढ़ी है और एनएक्सएस के साथ साथ हमें उम्मीद है कि रिटर्न की डेट भी बढ़ेगी और जब भी रिटर्न की डेट बढ़ती है तो पेमेंट की डेट भी बढ़ती है उसके साथ साथ। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रिटर्न की डेट बढ़े। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इनवॉइसेस में जो है वो कोई और प्रोविंस लिखा आ रहा है या इस्लामाबाद टेरिटरी लिखा आ रहा है, तो ये तो जो डेटा अपनी जो इनवॉइस एंटर कर रहा है, जिसकी इनवॉइस आप लोड कर रहे हैं, जिसने सप्लाई की है, वही प्रोविंस या वही कैपिटल टेरिटरी एंटर करता है। और अगर उसने कोई मिस्टेक की है तो ये उसको ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने अपने एंड से सही डाली है और आपको इस्लामाबाद उसमें नजर आ रहा है तो ये वैसे मुमकिनात में से नहीं है। आप हमें इसका स्क्रीनशॉट कोई भेजेगा तो हम उसको देख सकते हैं। अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है कि अगर मैंने प्रोविंस ऑफ सिंध डाला है और जब आप उसको अपने पास परचेजेस को अपने पास डाउनलोड करते हैं तो उसमें इस्लामाबाद लिखा है, ये मुमकिनात में से नहीं है। यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ, जो मैंने अभी आपको रिटर्न गो थ्रू करवाया था उसमें बिल्कुल करेक्टली प्रोविंस नजर आ रहा था। जो मेरा सप्लायर है उसने अपनी सेल ओरिजिनेशन का प्रोविंस पंजाब सेलेक्ट किया हुआ था, मेरे पास वो पंजाब ही लिखा हुआ आ रहा है। और डेस्टिनेशन सप्लाई सिंध उसने सेलेक्ट किया था, वो मेरे पास सिंध ही अपेयर हो रहा है।
तो अगर आप जो ये बात बता रहे हैं कि आपके परचेज डेटा में कैपिटल टेरिटरी लिखा हुआ आ रहा है, तो आई एम श्योर कि वो आपका जो सप्लायर है उसी के एंड से कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसी से कहकर इसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी वो इनवॉइस डीलिंग करनी है और अपने सप्लायर को कहना है कि वो अपनी इनवॉइस को जो है वो अमेंड करे और रिलेवेंट प्रोविंसेस जो है वो सेलेक्ट कर ले। जी मोहसिन साहब आप ऑनलाइन है, आप अपना जी सवाल पूछ सकते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सवालात नहीं, में 2 इश्यूज हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैंने 10 तारीख को अपना जो एनेक्सस सी था वो मैंने अपलोड कर दिया था। उसके बाद मैं ये वाउच कर सकता हूँ जो आपने कहा था कि इंपोर्ट्स की जेडीज अभी लोड हो चुकी हैं दिसंबर के महीने की, और मैंने उसको भी लोड कर दिया था। लेकिन जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो 6A जो रो है जिसमें आपका CNIC और NTN के इनएडमिसिबल इनपुट आ रहा होता है, वहां पे हमारा सब चीजें वैलिड है, लेकिन फिर भी हमारा कुछ अमाउंट शो हो रहा है वहां पे आके। अब आई डोंट नो कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन वो शो हो रहा है। आपको Can I इसका CNIC स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा ईमेल में। मैं आपको बिल्कुल ईमेल भेज दूंगा। सेकंड जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि सेल टैक्स विदहेल्ड, हमारा कुछ पुराना इशू था जो हमारा सेल टैक्स विदहेल्ड का था, शेल के साथ था, तो हम लोगों ने वो इनएडमिसिबल था। अब हो ही रहा है कि उन्होंने क्या किया कि सेल टैक्स विदहेल्ड के अमाउंट शो नहीं कर रहे, वो उन्होंने पूरी इनवॉइस ही अनएडमिसिबल में डाल दिया, अमाउंट के अंदर शो कर दी है वहां पे। आपको ये जो भी आप जो कह रहे हैं कि जब तक आप ये हमें एविडेंस बेस हमें नहीं बताएंगे तो इट विल बी मैं बिल्कुल डिफिकल्ट। मैं आपको बिल्कुल सेल टैक्स क्रेडिट का जो स्क्रीनशॉट है कि हमारे पे आ रहा है, मैं वो भी भेज दूंगा, मैं वो भी चीज बता दूंगा। सेकेंडली एक और चीज आ रही है कि इंपोर्ट डेटा जो हमने लोड किया है उसके बाद वो एडमिसिबल नहीं हो रहा है, मतलब हमारे जो सेल टैक्स आउटपुट है उससे वो एडजस्ट नहीं हो रहा है और वो रिफंडेबल में शो हो रहा है, जबकि वो होना चाहिए क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स एडजस्ट होना चाहिए। अब वो एडजस्ट भी नहीं हो रहा है। और दोनों आपके दोनों जेन्युइन इश्यूज हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट तीन है ये सर, ये 3 इश्यूज हैं। एक इंपोर्ट जीडी में अपलोड कर ली है। मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। आप तीनों के 2-2 लाइनर लिखिए और कराची टैक्स बार को ठीक है। इमीडिएटली इसको आज ही की तारीख में आप हमें ईमेल कर दें ताकि हम इसको देख भी लें, और अपना टेलीफोन नंबर भी प्लीज जरूर ईमेल के साथ लिखिएगा ताकि अगर हमें समझना हो तो हम आपको जूम कॉल करके आपसे स्क्रीन शेयर आपकी करवा के उसको समझ लेंगे। श्योर सर, मुझे कमेंट सबके लिए वैलिड है, जिनके भी सवाल आते हैं, जिसके भी इश्यूज जो चाहते हैं कि मुझे FBR तक ईमेल एड्रेस मुझे बता सकते हैं मैं किस एड्रेस पे मेल कर हम सकूं? बाहर की ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं, KTB की वेबसाइट पे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं ईमेल एड्रेस बता रहा हूँ, info@karachi-taxbar.com। रिपीट करता हूँ, info@karachi-taxbar.com। और दूसरा ईमेल एड्रेस है ktba01@gmail.com। रिपीट कर देता हूँ, ktba01@gmail.com। जो भी आप लोग अपने इश्यूज भेज रहे हैं प्लीज उसके बारे में 2 लाइंस लिखिएगा और उसका रेलेवेंट स्क्रीनशॉट लगाइएगा और अपना मेंबरशिप नंबर और अपना सेल नंबर जरूर लिखिएगा ताकि हमें आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो हम आपको कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू जी। नेक्स्ट बिलाल साहब, आपका कोई सवाल है तो आप ऑनलाइन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि अगर फर्ज करें मैं PRA में रजिस्टर्ड हूँ, मैं PRA में सर्विसेज दे रहा हूँ, तो अभी मैं जो सेल टैक्स रिटर्न, जो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा FPR पे, तो उसके लिए मुझे रजिस्टर होना लाजमी होगा या? देखिए इस वक्त की पोजीशन ये है, आप अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के रिटर्न जैसे पहले फाइल कर रहे थे अभी भी आप वैसे ही वो रिटर्न्स को फाइल करेंगे, क्योंकि अभी ना SRB ने ना PRA ने किसी ने भी मैंडेट नहीं दिया FPR को, और इस वक्त की पोजीशन यही है कि आप जिस तरीके से पिछले महीने तक रिटर्न फाइल कर रहे थे अभी भी उसी तरीके से रिटर्न फाइल करें। ठीक है। और दूसरा, अगर फर्ज करें मैं एज अ विद होल्डिंग एजेंट रजिस्टर हूँ FPR में जी, तो उसके लिए कैसे मैं फाइल करूंगा सेल टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट? ये तो होगी ना सिंगल सेल टैक्स रिटर्न, उसी तरीके से आप रिटर्न फाइल करेंगे जैसे FPR में पहले फाइल कर रहे थे। वो FPR पे ही होगी नहीं, सेल टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट? आईरिस पे उस पे ऑप्शन तो नहीं आ रही सेल टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट पे। वो सिंगल सेल टैक्स परचेज एनेक्स्चर है आपका, उसी में आप डालेंगे, और अगर आप उस पे एप्लीकेबल होते हैं विद होल्डिंग एजेंट है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें उठाएगा डेफिनेटली। वो अगर मैं ऊपर जाके सिलेक्ट करता हूँ ना
तो वो यही कहता है कि आप रजिस्टर्ड नहीं है सेल टैक्स वाली। मैं अगर ओपन आप करता मुझे हूँ स्क्रीनशॉट भेजिए और ईमेल करें हमें, और इसी क्वेश्चन को आप प्राल पे हेल्पलाइन पे भी लिख दीजिए। ये जो भी क्वेश्चन आप हमें भेज रहे हैं, आप प्राल को भी इसमें सीसी रखिए ताकि प्राल को भी इसका रेफरेंस मिलता जाए, और जब हम एफबीआर से बात करेंगे तो हम ऑलरेडी उनको ये कह सकेंगे कि ये सारे प्राल को हेल्प की सपोर्ट पे हमने क्वेश्चंस कम्युनिकेट किए हुए, ताकि उनके लिए भी आसानी हो स्क्रीनशॉट्स के लिए। जी अजीम साहब आप ऑनलाइन है, अपना सवाल पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ये पूछना था कि ये एडमिसिबल क्रेडिट 90% कैलकुलेट करता है, जो वो 36% कैलकुलेट कर रहा है अभी जो मेरे पास इशू आया है। तो ये क्या हम इसको पेमेंट कर दें या अभी रुके, क्या करें इसे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। 36% कैलकुलेट तो किसी सूरत में भी नहीं करेगा। नहीं कर रहा है, हमारे पास आ रहा है ये। तो अब ये इशू ये आ रहा है, ये हमारे पास आप इसे हमें और अप्रैल को दोनों को ईमेल कर दीजिए प्लीज, ताकि हम इसको टेक केयर करें। हम लेकिन मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ये आप हमें ईमेल कर रहे हैं, आप ई सपोर्ट पे जरूर भेजिए, लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं प्लीज अपना मेंबरशिप नंबर और अपना सेल नंबर जरूर हमें लिखिएगा, ताकि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। एक चीज और बताइएगा, आई होप कि आप सब लोग के सब्सक्रिप्शंस और ड्यूज पेड है, क्योंकि अगर किसी के अनपेड ड्यूज है तो हम जवाब देने में थोड़ा सा रिलक्टेंट होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय सर एक चीज और पूछनी थी, ये हमने कब तक वेट करना है इसको, इनको मतलब ये कल तक आप हमें बता दीजिए, जो इश्यूज है वो हमें कल तक बता दीजिए। दोपहर 1 बजे तक आप लोग हमें अपने सारे व्यूज दे दीजिए, जो कमेंट्स है वो दे दीजिए, जो इश्यूज है वो बता दें, क्योंकि कल के बाद 1 बजे के बाद अगर कोई भी आप हमें सजेशन भेजेंगे तो हम उसे टेक केयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपना लेटर फाइनलाइज कर चुके होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जिनको भी हमें कोई भी सजेशन भेजना है, कोई भी क्वेरी रेज करनी है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कल 1 बजे तक आप हमें वो भेज दीजिए प्लीज। उसके बाद हम उसे केटर नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि हमें खत भी लिखना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक, सर्विसेज का जो इनपुट टैक्स हमने अभी कभी तो क्लेम नहीं हो सकेगा, तो हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट दिस इन फ्यूचर, के इसको क्या करें हम, पेमेंट में शॉर्ट करें या पेमेंट जो हमारी बन रही है वो पूरी कर दें, इसको फिर बाद में जब आ जाएगा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा सब कुछ तो उसके साथ करें। सेकेंडली, अभी मैंने बिल्कुल ताज़ी वो सेल्स टैक्स इनवॉइस का टेम्पलेट डाउनलोड किया है, उसमें यूएम में नंबर और यूनिट्स और पीसेस वाला जो वो था यूएम, वो नहीं आ रहा है। तो ये क्या रेगुलरली अपडेट होता रहेगा, जब आ जाएगा तब कर लें, क्या करें इसका? हम इसको चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है, लेकिन हम इसको रीचेक कर लेंगे। अभी डाउनलोड किया सर 5 मिनट पहले। मैं आप हमें भी वो ईमेल फॉरवर्ड कर दीजिए जो आपने डाउनलोड किया, लेकिन हम भी डाउनलोड कर लेंगे। ऐसा नहीं है, ये मैंने आपका क्वेरी आपने मैसेज में भी लिखा था, मैंने पढ़ लिया था। लेकिन जहां तक आपका दूसरा सवाल है सर्विसेज वाला, जो कि आपका पहला सवाल था, आपको इंतजार करना चाहिए। और मेरे ख्याल से इन अ डे और 2 ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे क्वेरीज रिगार्डिंग प्रीवियस इनपुट, अनक्लेम्ड इनवॉइसेस, सर्विस टैक्स इनपुट, ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी अरमान साहब आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि कैरी फॉरवर्ड जो दिसंबर के महीने के अंदर जो शो कर रहा है, वो आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वही अमाउंट शो नहीं। सॉरी सर, आप रिपीट करें, अपना सवाल रिपीट करें, आपकी वॉइस क्लियर नहीं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो कैरी फॉरवर्ड जो दिसंबर के महीने के अंदर जो ब्रॉड फॉरवर्ड जो शो हो रहा है, और उसको जब हम कैलकुलेट करने के बाद जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट आ रहा है, वो जो है NHF के अंदर वो नहीं होता है। तो जो NHF के अंदर जो फिगर आ रही है वो ही आ रही है कि जो नवंबर के रिटर्न के अंदर है। आपने सेल्स की फिगर डाली है उसमें के अंदर जो इनपुट और आउटपुट की जो ट्रांजेक्शन हुई है, सेल्स और कंज्यूम की फिगर डाली है आपने के अंदर, वो NHF के अंदर नहीं उठा रहा। आपने उसमें अपना NHF को रीफिल किया पूरा जो सेल्स वगैरह वाला? हाँ सर, मैंने ये ईमेल जो है हेल्पलाइन जो FBR की जो है कराल की, उस पर भी मैंने रेज किया ये इशू, और आप हमें भेज दीजिए, हम इसको देख लेंगे। और रिमाइंडर भी कर रहा हूँ, तकरीबन 6-7 रिमाइंडर भी कर चुका हूँ, मगर वो यही उसका रिप्लाई आता है कि हाँ वेट, इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। आप कराची टैक्स बार को भी भेज दीजिए, ताकि कराची टैक्स बार भी बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप कर रहे हैं तो सर, ये जो मेन रिटर्न के अंदर कैरी फॉरवर्ड
जो फिगर वो दिखा रहे हैं और NAF के अंदर जो दोनों की जो फिगर है वो मैच नहीं करेगी, तो सर उसका हमें जो हमें स्टॉक और इन्वेंट्री की जो अमाउंट है वो किस तरीके से उसका मैच मैं कर आपसे पाएंगे? कह रहा हूँ आप हमें ईमेल कर दें, विल टेक इट अप। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट शहबाज साहब, आपका सवाल अगर है तो क्विकली पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक्स के है ना टैक्स बार ने और अब्दुल वहाब साहब, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। सॉरी मेरे बार बार वॉइस चली जाती थी, इसलिए मुझे पता नहीं शायद किसी साहब ने सवाल किया है या आप लोगों ने जवाब दिया है। आप मुझे क्विकली पूछना था कि मैं जब परचेज की कर रहा हूँ ना। जी जी हेलो जी जी, कहिए कहिए। आवाज असल में वॉइस, मैं ये आपकी कह रहा वॉइस हूँ कि क्लियर है, मुझे आप पता पूछिए। नहीं शायद किसी ने, मैं कह रहा हूँ कि मैं है ना ये एक चीज पूछनी थी कि परचेज का जब करते हैं ना है ना, तो उसमें है ना ये जब है ना ये डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो डाउनलोड हो रही है, जैसे कार्ड डाउनलोड हो एटलस कंपनी का मिसाल है, वो उसमें आ जाता है, तो फिर वो तो आप परचेज भी है तो सेल थोड़ी हो सकेगी, तो उसका किस तरह करना है? उसका इनपुट आप क्लेम नहीं करेंगे, वो इनएडमिसिबल इनपुट में डाल के आप उसको 7 कॉलम नंबर 7 के सी में गालिबन इनएडमिसिबल इनपुट में डाल के खत्म कर दीजिए। अच्छा, उसको खत्म करें, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट प्लीज, we can take only 2 questions now. असद साहब, आपका सवाल, लास्ट 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्लीज, काशिफ साहब, आपका सवाल। जी मैं आखिरी सवाल, जी जी श्योर, थैंक यू। मेरा सवाल ये था कि जब हम एनेक्जर ए में जाते हैं तो जो भी हमारी इनवॉइसेस आ रही होती हैं, परचेज इनवॉइसेस, इसकी पहले एक एक्सेल डाउनलोड हुआ करती थी, तो हम उसमें सेलेक्ट कर लेते थे, अपने लेजर के साथ मैच कर लेते थे कि हमें कौन सी इनवॉइसेस हमने क्लेम करनी है और कौन सी नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल अप टू 90% मुझे क्लेम करनी है ना, ठीक है। आपका तो क्वेश्चन अभी समझ गया। अभी अभी हाँ, मैं बता अभी देता हूँ, जवाब ऐसी देता हूँ अभी आपको ऐसी इसका। कोई, मैं जवाब श्योर देता श्योर, थैंक यू। हूँ। मैं इसमें मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है अशफाक साहब से। आपको हर एनेक्स्चर की एक्सेल डाउनलोड अवेलेबल हो जाएगी, अगर अभी तक नहीं हो गई है तो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि इस पे मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि विद इन 2 डेज ये हो जाएगी। अगर अभी तक आपको एक्सेल का आइकॉन नजर नहीं आ रहा उस टैब पे, तो आप जरूर बताइए। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि हर एनेक्स्चर के राइट साइड पे इन बिटवीन एक्सेल का एक आइकन बना हुआ आ रहा है, और जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वो आपका एनेक्स्चर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो प्लीज आप इसको चेक करके हमें बता दीजिए, और फिर अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप हमें ईमेल कर दीजिए अगेन अपने मेंबरशिप के साथ और स्क्रीनशॉट के साथ, विल टेक इट अप। और प्लीज ये जरूर देखिएगा कि आपके ड्यूज क्लियर है। थैंक यू। नेक्स्ट। विद दिस आई थिंक हमारे Q&A कंप्लीट हो गए, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने पेशेंटली पूरी प्रेजेंटेशन को और पूरे वेबिनार को सुना और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और साथ साथ मैं अपने स्पीकर का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत थॉरली और मैं समझता हूँ बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीशन तक, पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरली सब कुछ क्लैरिफाई करते रहो। आई गेस शायद इसी वजह से बहुत से लोगों के सवाल तो प्रॉब्ली उस प्रेजेंटेशन की वजह से क्लैरिफाई हो गए, क्योंकि जिनके जवाब अब्दुल वहाब साहब के ऑलरेडी मौजूद थे, और उन्होंने उन चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई किया कि उस प्रोसीजरली जो चैलेंजेस जहाँ रेड फ्लैग्स थे उन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई भी किया, और कहाँ हमें एफबीआर को मैटर रेज करना है वो भी कुछ चीज़ों पे उन्होंने हाईलाइट कर दिया, और कुछ चीज़ों पे हमें Q&A के अंदर भी आइडेंटिफाई हुआ है। कुछ लोगों ने हमें मैसेजेस भी किए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन जिन्होंने अपना जितने भी चैलेंजेस थे, जितने भी इश्यूज थे, जिन्होंने हमें ऑनलाइन ऑडियो पे आगे बताया या मैसेज पे आगे बताया, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज अपनी एक ब्रीफ सी ईमेल विद स्नैपशॉट कि एग्जैक्टली आपको इशू आ क्या रहा है, और उसके ऊपर 2 लाइनें ये लिखकर आप हमें भी भेज दें, और विद CC टू प्लाल, ताकि उनकी नॉलेज में भी हो कि वाकईतन क्या इशू है, उसकी ग्रेविटी क्या है, कितने सेंसिटिव इशूज चल रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के साथ आप प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आज ही भेज दें, ताकि कल की तारीख में हम इसके ऊपर एक बड़ा अप्रोप्रिएट सा लेटर ड्राफ्ट करके रेलिवेंट अथॉरिटीज को लिख भी सकें, और उसके ऊपर कोई अगर एक्शन होना है तो कल की डेट में या कमिंग वर्किंग डेज के अंदर कोई अनाउंसमेंट होनी तो हो जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी टाइमलाइन इस वक्त बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि वी आर रियली क्लोज टू द डेडलाइन। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी, और विद दिस आई वुड रिक्वेस्ट ईशान साहब कि उन्होंने वाकईतन हमें आके हमें ज्वाइन करके हमारी जो पैनल को बड़ा वेटेज दी, और बहुत सारे सवाल के जवाब उन्होंने अपनी जितनी नॉलेज जो इनकी ऑलरेडी थी
क्योंकि इनकी बड़ी एक्टिव कोऑर्डिनेशन रही है एफबीआई की टीम से, रेलेवेंट टीम से, और जैसे उन्होंने बताया कि जो चीज़ें होने वाली है इनकरी वो भी इनके नॉलेज में है कि क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर इस मौजूद को लेकर। तो थैंक यू सो मच विशाल सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। I would thank all the participants for being here today, and especially the CPE committee, the IT committee जिन्होंने ये वेबिनार को पॉसिबल किया, and above all again वहाब साहब जिन्होंने इतना डिटेल्ड में ये प्रेजेंटेशन दी है। मेरे ख्याल से अभी तक इस सब्जेक्ट पे जितनी भी प्रेजेंटेशंस मैंने देखी हैं, दिस इज बाय फार द मोस्ट एग्जॉस्टिव, मोस्ट डिटेल्ड एंड मोस्ट प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन दैट वी हैव सीन। एंड दिस इज, ये जो हम कहते हैं ना कि कराची टैक्स बार एसोसिएशन का ये खासा है कि हम अपने मेंबर्स के लिए हमेशा उन इश्यूज को बड़ा डिटेल्ड में हाईलाइट करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप उनको वॉक थ्रू करते हैं हर स्टेप से, और इसी तरीके से हम आने वाले दिनों में भी और भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं अपनी टीम का, अपने प्रेजेंटर्स का, हमारे साथ यहाँ हमारे बहुत सीनियर मेंबर शहाब साहब बैठे हुए हैं जो स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ बैठे रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके सपोर्ट से और उनकी जो वर्ड्स ऑफ विजडम है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उनकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो मैं आप सब लोगों का वंस अगेन थैंक यू करता हूँ। वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वेबिनार्स। हम पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के साथ मिलकर पाकिस्तान सिंगल विंडो पे भी बहुत जल्दी एक वेबिनार करने वाले हैं। वी विल सेंड आउट द इंफॉर्मेशन टू यू, प्लीज डू स्टे ट्यून और आप हमारी ईमेल्स को वॉच करते रहे। कराची टैक्स बार एसोसिएशन की जो डायरीज है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वो भी अवेलेबल होंगी आप लोगों के लिए। जिनके ड्यूज क्लियर है वो एक उसको ले सकते हैं विद सम, हमने जो फी रखी है डायरी के साथ। इस डायरी के साथ साथ ना सिर्फ रेडी रेकनर है इस दफा, बल्कि हमने टेबल प्लानर भी बहुत खूबसूरत सा प्लान किया है आप लोगों के लिए, जिसमें डायरी कमेटी और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उनका भी बड़ा उसमें रोल शामिल है। Do look forward for the future emails of Karachi Tax Bar, जिसमें आपको इस डायरी के बारे में इंफॉर्मेशन हम रोल आउट कर देंगे in a day or two. Once again, we thank our learned speaker Abdul Wahab Saab for his very exhaustive and very powerful presentation, I must say. Thank you very much from our side. With this, I think we will close this webinar. Please do send us your suggestions latest by tomorrow 1 p.m. Thank you. Khuda Hafiz.